अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आज थोड़ी सी ताखीर मुझे हुई, लेकिन मैं यहाँ पे वक्त पर पहुंचा। यानी हुआ ये कि 10 मिनट लेट मैं ऑफिस पहुंचा, लेकिन हर चीज़ मेरी फिर ताखीर का शिकार होती चली गई। ऐसा लग रहा था किरण एक दरिया अबूर कर रहा हूँ तो एक और दरिया आ रहा है और फिर मुझे उससे गुजरना पड़ रहा है। इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी मैं दिखाऊं? वो जो वीडियो आपने निकाली है वैसे पहुंचे, दिखाए भाई जरा। ऐसी मेहनत तो नहीं करनी पड़ी कहीं शुएब को। ये किरण मुझे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ऑल्दो इट्स नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ये किसी और मुल्क की वीडियो है, लेकिन ये हम देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे दरिया अबूर करें। सिर्फ दरिया अबूर नहीं कर रहे किरण, दरिया के बाद जो पहाड़ है ना उस पर चढ़ भी रहे हैं। तो आप पहले बताएं कि वीडियो देख के पहला ख्याल क्या आता है? मैं ये सोच रही थी कि ये ना किसी कार्निवल में जाने वाले उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इस तरह से गुजरेंगे। और इससे पहले कि वो सब कुछ देख के लोग मुस्कुराएं, हंसे, कैकाए लगाएं, ये खुद हंस रहे हैं, कैकाए लगा रहे हैं। बिल्कुल हंस भी रहे हैं, लेकिन किरण यहाँ ये भी देखना चाहिए कि ऐसा किसी मुल्क में भी होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं। लेकिन हम जिस तरह अक्सर बात करते हैं, अगर मसाइल हैं, अगर मुश्किलात हैं, अगर अंधेरा है, तो हमने उससे फिर भी नबर्द आज़मा होना है। किस तरीके से खुद अपने पैरों पर इस तरीके से खड़े होना है। तो देखिए किस तरीके से खूबसूरती से दरिया अबूर किया। अच्छा, दरिया भी अबूर किया, आगे मुमकिन तौर पर पहाड़ भी अबूर कर लेंगे। जो सीधा बातें मुझे इसमें थोड़ी सी दिखाई दी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ भी जरूरी होता है। yes. आपके पास जो है ना, आपके आसपास भी लोग हों, और देखिए उन्होंने कुछ सहारा भी ले रखा है। स्टिक्स का सहारा भी ले रखा है। एक्चुअली उस स्टिक से वो चल भी रहे हैं और उससे अपने कुछ बैलेंस भी कर रहे हैं और साथ साथ एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं विद देयर पॉजिटिव एनर्जी। और कितना गहरा पानी हो, कैसे ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते हो, एक कहकहा बहुत कुछ आसान बना देता है, धो के रख देता है सारे के साइल को। तो आप भी हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों को भी हंसने पर, मुस्कुराने पर मजबूर कीजिए। लोगों के साथ में ना उनको हंसाने की तरफ माइल करने में ना कोई बुराई नहीं, कोई मजाक नहीं। तो भाई मेरा तो जो टॉप रूल है ना इस वक्त वो यही है कि लोगों को एनर्जीज मिलनी चाहिए, पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए और मुस्कुराने हंसने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमें शामिल करनी है टॉप स्टोरीज, क्योंकि लगता है नवाज यानी शरीफ खानदान बड़ा मुस्कुरा रहा है क्योंकि कल बड़ी अच्छी खबर उनके लिए थी। तो सबसे पहले टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं नया दिन की, फिर आपको बताएंगे कि आज पहला इशू हमारा है क्या। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिल गई। अहले खाना और कारकुनान खुश हैं। मुल्क का आइन हर शहरी को यकसा हुकूक देता है। क्या संगीन अमराज में मुब्तला दीगर कैदियों को भी मर्जी से इलाज कराने के लिए जमानत मिलेगी? नया हो या पुराना, मोबाइल फोन पर एक्साइज ड्यूटी एक सी लगेगी। मोबाइल महंगे होने से अवाम परेशान तो ताजिर सरापा एहतजाज। 150 से 10,000 रुपए तक ड्यूटी लगने से कीमतों में कई गुना इजाफा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात, चंद दिन की दूरी पर तलबा पर तैयारी का प्रेशर, वालिदैन की भी टेंशन बढ़ गई। बच्चों को इम्तिहान की तैयारी की तलकीन, मैट्रिक बोर्ड का मराकज पर तैयारी मुकम्मल करने का दावा। कमाल के शहसवार, खानेवाल में नेजाबाजी का मेला सज गया। 500 से जायद घुड़सवार सुल्तान बनने मैदान में। पहली बार 2 मिनट में 100 घोड़े 50 से जायद किले उखाड़ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और कराची के समाजी मसाइल मुनफरद अंदाज में उजागर, एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर लॉलीवुड फिल्म लाल कबूतर की कास्ट होगी नया दिन की मेहमान। हमारे बहुत सारे टॉपिक्स में जो पहला हमने इंतखाब किया वो था मामला मियां नवाज शरीफ की जमानत का। जो हो गई, रिहाई मिली, तो फिर उनके अहले खाना और पार्टी कारकुनान भी बहुत खुश दिखाई दिए। होना भी चाहिए, बात ही ऐसी है। कैद होने के बायस कायद मुस्लिम लीग नून से दूरियां हो गई थी, अब वो शायद नहीं रहेंगी। नवाज शरीफ अब अपने कारकुनान और अहले खाना के दरमियान रहेंगे। और सबसे अहम तरीन बात इस सब में ये है कि वो अपने मन चाहे डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने पसंदीदा अस्पताल का रुख करेंगे और वहाँ से इलाज करा सकेंगे। और जिसकी वजह से उन्हें तकरीबन 1.5 माह क्योंकि रिहाई मिली है, तो जमानत मिलना, जिस तरह किरण भी आप जिक्र कर रही हैं, उनका हक भी है, कानून इजाज़त भी देता है कि इलाज कराएं, अपनी मर्जी से कराएं, जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं वहाँ पर जाएं। लेकिन यहाँ पर हम एक सवाल उठाएंगे, क्या यही हक पंजाब की जेलों में कैद 200 से जायद कैदी जो अमराज कल्ब और दीगर संगीन बीमारी में मुब्तला हैं,
उन्हें भी मिलेगा? क्या उन्हें भी इजाज़त है कि बाहर जाएं, अपनी पसंद के डॉक्टर के पास, अपने पसंद के अस्पताल जाकर इलाज करा सकें? तो ये एक अहम सवाल जो हम उठाएंगे, लेकिन पहले आपको इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिल गई, अब जेल से बाहर इलाज करा सकेंगे। लेकिन पंजाब की जेलों में बंद कई कैदी नवाज शरीफ की तरह अपनी पसंद के अस्पताल या डॉक्टर से इलाज कराने का हक नहीं रखते। हुक्काम के मुताबिक पंजाब की जेलों में 50,000 के करीब कैदी हैं, जिनमें से 200 कैदी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। बेशतर कैदियों को दिल का मरज भी लाहक है। लेकिन क्या नवाज शरीफ की तरह उन तमाम कैदियों को भी जेल से बाहर इलाज कराने का हक मिलना चाहिए? क्या इन कैदियों को भी पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत नवाज शरीफ की तरह हुकूक हासिल हैं? अगर हासिल हैं तो क्या उनको भी पसंद के अस्पताल में इलाज का मौका मिलेगा? सवाल खड़े हो गए। अब पाकिस्तान की सियासत में जो हम पाकिस्तानी विटनेस कर रहे हैं वो दो काफिले हैं। ये हमारी सियासत में कैसा पड़ा हुआ है? एक शरीफ ख़ानदान है, एक शरीफ मियां नवाज शरीफ है, एक उनका काफिला है कि जो पहुंचा अपनी मंजिल की जानिब, और एक कारवां, एक काफिला है भुट्टो का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो लाड़काना पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी यही तैयारी कर रही है, यही बात कर रही है। हम सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब, बिलावल भुट्टो और उनकी सियासी सरगर्मियाँ, उस तरह से जो बिल्ड हो रहा है सियासी मंजरनामा, हम सब पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी पहले हम नवाज शरीफ साहब की बात कर लें। अब जितने दिनों से सारा मामला चल रहा है और अब जबकि उनको कुछ दिनों के लिए सही, ट्रीटमेंट के लिए सही रिहाई मिली है, अब कोई तब्दीली या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? किरण, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहूंगा, आपने आज मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। सॉरी, गुड मॉर्निंग। चले मैं आज सर मैं कह देता हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आपको तो कोई खतरा नहीं है, आप तो कह सकते हैं आराम से। आप पे कोई हैरेसमेंट का इल्जाम नहीं है। अच्छा, आप नवाज शरीफ के बारे में आप पूछ रही थी। देखिए, नवाज शरीफ, एक मिनट अदनान आदिल साहब, मुझे तो नहीं लगता। अदनान आदिल साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी स्वीट ऑफ यू। अच्छा, देखिए, हमें अब दोनों को अपने घर भी जाना है ना, अपने घर जाना है। आप नवाज शरीफ साहब पे आ जाए फौरन कि वो घर जा रहे हैं, चले गए। बल्कि हम इसलिए हंस रहे हैं और ऐसी कह लगा रहे हैं। एक तो आप कहा बड़े काफ जो है ना बड़े हलक से निकालती हैं। मैं पंजाब लाहौर में बैठा हूँ ना, तो मुझे बड़ा रश्क आता है। हम तो कीमे को कीमा कहते हैं। बहरहाल, तो आप सिर्फ कीमे को कीमा नहीं कहते, जरूरत पड़ने पे सामने वाले का कीमा बना भी देते हैं। अच्छा, मेरा हाल छोटी बोटी से स्टार्ट करते हैं, हलक से ठीक तरह निकालती हैं। जी, तो बात यह है कि नवाज शरीफ के बाहर आने से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी सियासी तब्दीली आएगी। अलबत्ता कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा सियासत का। गो के गर्मी बढ़ रही है मौसम की, लेकिन सियासत की गर्मी कुछ कम होगी, क्योंकि नवाज शरीफ का जो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ था कि हुकूमत जो है उनका इलाज ठीक तरह से नहीं करा रही, उनको जेल में रखा हुआ है, उनकी बीमारी बिगड़ सकती है, बिगड़ रही है, उनको एंजाइना है वगैरह वगैरह, तो अब वो ये सब बातें नहीं कर सकेंगे। अब नवाज शरीफ साहब आज़ाद हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, वो एक आरामदेह सहूलत की ज़िंदगी के आदी हैं जेल में रहना, तो अब वो सहूलत से अपने घर पे रहेंगे, अपने कारकुनों से अपने ड्राइंग रूम में मिलेंगे, जलसे जुलूस तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी के मामलात को अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लीडर से फैमिली भी यही कहती है, तो और फिर डॉक्टर से मशवरा भी कर सकेंगे। तबीयत देखिए, उनको वो 17 साल से उनको ये अमराज लाहक हैं, उनको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ़ है, उनके 7 स्टेंट डल चुके हैं, 2 दफ़ा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो दिल का मामला तो उनका यकीनन ऐसा है कि जो नाजुक है, तो वो अब अपनी पसंद के डॉक्टर को दिखा सकेंगे और वो जो जहनी दबाव जेल में होता है उससे वो बाहर निकल आएँ। तो मेरा ख्याल है नून लीग जो है वो अब ज़रा उसकी और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी की फ़ज़ा थी वो कम होगी। शहबाज शरीफ को भी बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, तो कोई वजह नहीं है कि वो टेंशन रहे। मैं चाहती थी ज़रा प्रोड्यूसर साहब, ये आप ज़रा ना फुटेज रन कीजिएगा, ये जब रात में अपने घर पहुंचे तब की। अदनान आदिल साहब, ये आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, इसमें जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, नकाहत है, बीमारी है, आया है,
लेकिन एक जो लीडर है उसको जो हम लोग देखते आए ना, मुझे ऐसा लगता है कि खामोशी अभी भी बरकरार रहेगी बाहर आने के बाद भी। आपको लग रहा है ऐसा? जी, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने किसी लेवल पे ये डिसाइड किया हुआ है कि वो बिला वजह कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट से, रियासती इदारों से जैसे पहले कन्फ्रंट कर रहे थे और जजेस को क्रिटिसाइज़ करते थे, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे, अब नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे से वो खामोश हैं। उनकी बेटी भी खामोश है, तो उनकी पॉलिसी में एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली आई है कि उन्होंने रियासती इदारों को ललकारना छोड़ दिया है। सिर्फ इमरान खान साहब पर उनकी पार्टी तनकीद करती है, वो भी एक पार्लिमानी हदूद के अंदर रहकर कोई एजिटेशन मोड में वो नहीं नज़र आते मुझे। और अगर आप इसमें बिलावल का जैसे आप ऐड कर रही थी पहले, तो अदनान साहब बिलावल भुट्टो पर जाएंगे, ट्रेन मार्च की बात करेंगे। इस वक्त हमें साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ माहिर कानून बैरिस्टर फरीदुल हसन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, पहले आप ही जाने आना चाहूँगा, कल का ये अहम फैसला यकीनी तौर पर नून लीगी कारकुनान और जो लीडरशिप है खुशी दौड़ी है और 6 हफ्ते का टाइम मिला है। बीमारी भी संगीन है, आपको लगता है इलाज मुमकिन हो पाएगा, मुकम्मल हो पाएगा, और आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? और आप खुद मिले भी उनसे, नवाज शरीफ साहब से, उनकी तबीयत आपने पूछी, आपकी बात हुई थोड़ी बहुत उनसे? देखिए, कल तो मेरी मुलाकात नहीं हुई और वो जेल से रिहा होने के बाद जो है वो जाती उम्र अपने घर चले गए। इससे पहले उनसे जेल में जो है वो 2-3 मरतबा जो है वो मुलाकात हुई है। तो उनकी जो सेहत है उससे मुतल्लक डॉक्टर्स ने निशानदेही तो की है, बल्कि जो 3 बोर्ड्स बने थे उन्होंने बताया कि उनको ये सिम्टम्स हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एंजियोग्राम और दूसरे प्रोसीजर्स बताए गए थे, वो मियां साहब इन कस्टडी या ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो करवाने में जो है वो मुतफिक नहीं थे, और उनका ये ख्याल था कि ऑफ माई ओन चॉइस जो है वो मुझे हॉस्पिटल और डॉक्टर का जो है वो चॉइस करने दिया जाए और वहाँ से मैं ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो करवाऊँ। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जो इस्तदाद थी उसको मंजूर करते हुए उन्हें 6 हफ्तों का टाइम दिया है, और फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन पर्पस ये टाइम काफी है। सही। तो इसमें एंजियोग्राफी होने के बाद फिर ये मालूम होगा कि मियां साहब की जो आर्जा है उसकी पोजीशन क्या है, क्या उनको इलाज की फर्दर जरूरत है या किसी सर्जरी प्रोसीजर की जरूरत है। तो उसके बाद फिर जो है वो और राना साहब, अगर बाहर नहीं जा सकेंगे, अगर बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान से ही इलाज कराने की बात होगी, तो फिर सेटिस्फैक्ट्री मामलात हैं? किस हॉस्पिटल जाएंगे, कहाँ से इलाज कराएंगे, डॉक्टर कौन होगा, कुछ बातें हुई? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी बीमारी की नोयत और इलाज किस तरह का उनको दरकार है। तो फिर उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रिव्यू किया जाएगा कि आया उसका इलाज कहाँ पे मुमकिन है, किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर से। तो ये बात की बात है, अभी तो जो है वो ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बीमारी की जो है वो नोयत क्या है। अल्लाह करे कि उनकी रिपोर्ट जो है ये एंजियोग्राफी जब हो तो उसमें जो रिपोर्ट्स आए वो ठीक हों और वो सेहतमंद हो और उन्हें किसी भी प्रोसीजर की जरूरत ना हो। हमारी दुआ तो ये है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी की जरूरत होती है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो डॉक्टर्स फैसला करेंगे या इस बारे में मशवरा देंगे। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी कि जो क्लियर होती चली गई इस सब के बाद, कल से अब तक में, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, इसमें कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन तो अभी यानी सबसे बड़ी जो इस वक्त आप उसको डेडलॉक भी कह सकते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही थी कि जी हम हर तरह का जो है वो आपका इलाज जो है वो करवाने को तैयार है, दूसरी तरफ मियां साहब जो है वो अंडर दी अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इलाज करवाने को तैयार नहीं थे, या इन्वेस्टिगेशन जो भी एंजियोग्राफी या जो भी प्रोसीजर है कराने को तैयार नहीं थे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो है वो इसको बेहतर अंदाज से रिजॉल्व किया है कि वो मियां साहब की बात को तस्लीम करते हुए ने ये मौका दिया है कि ठीक है, आप अपने चॉइस से, अपने घर से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा
करवा लें और जो चीज सामने आएगी फिर उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, इस सिलसिले में बात की। मियाँ साहब की तबीयत वाकई ख़राब है और जब कुछ टेस्ट हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आगे ये मुद्दत जो मिली है रिहाई की, ये बढ़वानी है या करना क्या है। सही, लेकिन एक और मामला जो कि ज़ेर बहस है किरण, कि अगर नवाज शरीफ को ये इस्तिस्ना हासिल है कि अपनी मर्जी से किसी अस्पताल जा सकते हैं, किसी डॉक्टर का इंतखाब कर सकते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी उन तमाम कैदियों को भी हासिल है जो कि पंजाब की जेलों में कैद हैं या फॉर दैट मैटर पाकिस्तानी किसी भी जेल में कैद हैं? बैरिस्टर फरीदुल हसन साहब साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, बतौर पाकिस्तानी इन कैदियों को, यानी जो दीगर कैदी हैं जिनको अमराज क़ल्ब है या दीगर संगीन अमराज लाहक हैं, उनको क्या हासिल होते हैं? क्या वो भी इसी तरह से अपनी मर्जी से किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं? और ये क्लास ए बी सी ये मामला होते क्या हैं, एक्सप्लेन अगर कर पाएँ आप। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बुनियादी तौर पर जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो फैसला दिया है, वो अगर हम कानून की नज़र से देखें तो उनकी बीमारी की नवीयत को देखें तो सारे हालात को देखें तो वो एक कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है। जबकि आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आम कैदियों के बारे में जो कि पंजाब की जेलों में बंद है, या आप समझते हैं कि उनको भी अमराज क़ल्ब लाहक है, तो इसको आपको दो मुख्तलिफ पैराए में देखना होगा। जबकि कानून में तमाम लोगों को हकूक एक जैसे ही हासिल हैं और यहाँ पर कानून में ये भी एक सेटल्ड और मुरव्वजा बात है कि हर केस के अपने हालात व वाक़यात होते हैं जिसके तहत उसका फैसला होना होता है। जहाँ तक आम कैदियों की बात है तो उनको जेल में वही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं जो किसी शख्स को भी हो सकती हैं बीमारी की सूरत में। वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होता है और किसी सीवियर कंडीशंस में आम कैदियों को भी हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जाता है। जबकि अगर आप इस केस के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कल वाले बेल वाले मैटर के साथ, तो यहाँ पर इस बात को जहन में रखिए कि 5 मेडिकल बोर्ड्स उनके बारे में अपना ओपिनियन दे चुके थे। अब मौजूदा गवर्नमेंट भी उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रही थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रही थी, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल दोज ट्रीटमेंट किसी ने उनकी बीमारी को क्वेश्चन मार्क नहीं किया था कि मियां साहब बीमार नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कंडीशनल बेल ग्रांट की है फॉर 6 वीक्स और दैट वुड बी elapsed आफ्टर द टाइम ऑफ द 6 वीक के बाद वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और ये मोहतरम जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जब आम हालात में जो कैदी होते हैं या आम हालात में जो लोग जेलों में पड़े हैं, आपने बात की कि ABC, तो जो जेल मैनुअल है उसमें ये प्रोवाइडेड लॉ है कि जिसमें ये क्लासेस बनी हुई है ABC के आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक जो प्रैक्टिकल प्रिजनर्स होते हैं या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनको क्लास B दे दी जाती है, जिसमें कि महकमा दाखिला जो है उसकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, उनकी कंसिडरेशंस भी होती हैं, रिकमेंडेशंस भी होती हैं। लेकिन जो इलाज की सहूलत है ये तमाम कैदियों को एक जैसी ही मुयस्सर होती है जेल के अंदर। इलाज की ज़रूरत एक जैसी ही मैसर होती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरीदुल हसन साहब, आप साथ मौजूद थे। और जिस तरह इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे ट्रेन मार्च से मुतालिक भी, और अदनान साहब आप कमेंट भी करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि पहले हम एक रिपोर्ट दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पर रुके, उन्होंने गुफ्तगू भी की और आज इसका दूसरा मरहला शुरू होना है। गड़ी खुदा बख्श ये कारवां जब जाएगा तो ट्रेन मार्च के इस्तकबाल के लिए दौड़ कैसे लगेगी और तैयारियां कैसे होंगी, इसकी हम बात करते हैं। किरण, मुझे पता था आप पहले से बिलावल की कारवां के ऊपर बात करना चाह रहे थे और मैंने इन्हें बड़ी कंफ्यूज करने की भी कोशिश की है ना, इस दरमियान में आंखें फाड़ फाड़ के देखी चली जा रही तो मैं इनसे पूछती हूँ उन्होंने कितनी आसानी से कितनी सहूलत से ये सब आपको बताया। आप रिपोर्ट देखें, फिर हम बड़े आराम से आपको बताएंगे इसी सिलसिले में अदनान आदिल साहब का तज्जिया क्या है। कराची से शुरू होने वाला पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च कारवान भुट्टो रात गए नवाबशाह पहुंचा। जियालों ने अपने कायद का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। बिलावल को देखने के लिए स्टेशन पर कारकुनों का जमे गफीर मौजूद था। जियालों ने कायद के हक में खूब नारे लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कारकुनों को बड़े मार्च के लिए तैयार रहने का इशारा दिया। कहा तैयार रहें, जोश आगे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। जियाले कायद ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए, पार्टी रहनुमाओं को नाअहल किया गया, इंतखाबात में लियारी में धांधली की गई। मेरा असम्बली में बैठना मुखालफीन को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने
नैब कानून को काला करार देते हुए कहा, नैब गर्दी हमारी जुबान बंद नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने राज जरदारी हाउस में कयाम किया। तो अब जनाब इसी के ऊपर अदनान आदिल साहब से ही बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब, जितनी बातें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और बिलावल भुट्टो भी जितने चार्ज अब दिखाई दे रहे हैं, कोई असर भी होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मसला यही है कि पीपल्स पार्टी की जो सारी कोशिश है वो सिर्फ यही है कि एहतसाब ना हो। ये इन्वेस्टिगेशंस जो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडर से ख़िलाफ़ हो रही है, या तो ये रुक जाए या ये बहुत स्लो कर दी जाए। और चूँकि हुकूमत जो है या नैब जो है वो उनके दबाव में नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने ये पॉलिटिकल शो जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। और उससे यकीनन जो उन पर इल्ज़ामात बड़े संगीन किस्म के लग रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो पैसा कहाँ से अचानक आ गया है, कभी दही भल्ले के वाले के अकाउंट से निकलता है, कभी किसी और आम आदमी के अकाउंट से निकल आते हैं करोड़ों रुपए। तो उससे उनकी मकबूलियत भी जो है वो मुतासिर हो सकती है अंदरूनी सिंध, जो कि असल में उनकी सपोर्ट बेस है। तो उसको कायम रखने के लिए और अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक करने के लिए उन्होंने ये सारा जो मार्च का सिलसिला शुरू किया। वैसे हमें पता है कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी भी होती है, तो उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी एक शो करती है। तो वो दोनों बातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। उसके बाद जब वो गड़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल का इवेंट हो जाएगा तो शायद बड़ा वो भी करें। तो असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी को अपनी मकबूलियत बचाने का चैलेंज दरपेश है, और दूसरे वो हुकूमत को ये कहना चाहती है कि अगर आपने एहतसाब का अमल जारी रखा और अगर रियासती इदारे जो हैं वो अपने इसी काम में आगे बढ़ते रहे तो फिर हम जो हैं वो स्ट्रीट्स पर भी आ सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कारकुन मुतहर्रिक हो सकते हैं। अब सिंध में एक कल्चर है, सिंध में मेले ठेलों का भी कल्चर है, लोग मेले ठेलों में जाने के शौकीन हैं। कहा जाता है कि वहाँ 40-50 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अदनान साहब, आप मेला कह रहे हैं इसको, मार्च को? जी, मेरे ख्याल में तो मेला ही है, इसका कोई सियासी वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। और एक कमेंट अगर ये कर दें कि माजी में जब भी ऐसे मार्च हुए हैं, ट्रेन मार्च हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, बहरहाल उसका प्रेशर तो पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक हुकूमत मफलूज ना हो जाए उस वक्त तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये जो है वो कोई असर डाल सकती है। और सिंध में तो हुकूमत ही पीपल्स पार्टी की है, वो अपनी हुकूमत को मफलूज करके क्या करेंगे। तो असल बात तो ये है कि वो वफाकी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज पैदा कर सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता चैलेंज पैदा करना है वफाक के लिए, लेकिन मार्च कर रहे हैं सिंध के अंदर जहां उनकी अपनी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, साहब मौजूद और आप कहते हैं कि कोई बड़ा चैलेंज बहरहाल नहीं सकता, और आपने इसको मेला भी कहा है। बहुत बुरी बात है शोएब, आखिरी जुमला उनका था वो आपने बिल्कुल मुझे सुनने नहीं दिया। ये आपने गुड मॉर्निंग वाला बदला लिया? मैंने बदला लिया मैंने ये किया, लेकिन पता है आप लोगों को, अब अवाम और इसके अलावा जो मोबाइल का कारोबार करने वाले हैं ना, वो आजकल हुकूमत से पूछ रहे हैं भैया हमसे किस बात का बदला लिया है, ये क्या किया है। भाई नया हो या पुराना, मोबाइल फ़ोन है महंगाई का झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार और बन गया एक बहाना। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फ़ोन्स पर आयद एक्साइज ड्यूटी की, जिसने कीमतों को बढ़ा दिया, आसमान तक पहुँचा दिया। सिर्फ नया ही नहीं, इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन भी महंगा हुआ तो आवाम परेशान हुए, ताजिर एहतजाज करने पर मजबूर हुए। अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि नई और पुरानी प्रोडक्शन पर यकसा ड्यूटी, ये दुरुस्त नहीं है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक तो मोबाइल फ़ोन्स पर कम से कम 150 रुपये से लेकर 10,300 रुपये तक ड्यूटी वसूल की जा रही है, और इसी की वजह से तो कीमतों को लगता है पर लग गए। नया हो या पुराना, टैक्स वसूली का एक पैमाना। पुराने और नए मोबाइल फोन्स पर यकसा ड्यूटी के खिलाफ अवाम और ताजिर सरापा एहतजाज हैं। पीटीए के खिलाफ मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजिरों ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि पीटीए की तरफ से इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजिरों का माशी कत्ल बंद किया जाए। पीटीए की जानिब से नए और पुराने मोबाइल फोन्स पर 40% ड्यूटी आयद की गई, जिससे मोबाइल फोन्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। मोबाइल फोन्स पर आयद ड्यूटी और बढ़ती कीमतों, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान साहब। सर बहुत शुक्रिया, समय को आपने वक्त दिया। जानना चाह रहे हैं आपके मुतालिबात के हवाले से, क्या क्या मुतालिबात हैं और एहतजाज की नौबत क्यों आई? पहले कितनी ड्यूटी थी, कितना टैक्स था, अब कितना हो रहा है? एहतजाज की कॉल इसलिए हमने दी पूरे पाकिस्तान में 25 तारीख को कि हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात थे वो नहीं मान रहे। गवर्नमेंट ने एक एसआरओ निकाला यूज़ मोबाइल के सिलसिले में।
यूज़ मोबाइल का SRO तो निकाल दिया, लेकिन हमें तरीक़ेकार नहीं बताया किस तरह हम इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने ड्यूटी का स्ट्रक्चर वही रखा नए मोबाइल के हिसाब से, और PTA ने जो एक शर्त रखी है टैग और टाइप अप्रूवल की, वो सरासर नाजायज़ है, उस पर हम इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। वो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो मंगाती हैं। क्या शर्त है? एक टैग अप्रूवल है, एक उनकी एक IMEI नंबर होते हैं उसकी टैग वो होती है, और एक उनके टाइप अप्रूवल के उसका मॉडल क्या होता है उसके हिसाब से होती है। हमने बताया कि हमने इनसे कहा कि आप टैग और टाइप अप्रूवल जो आता है जो इंटरनेशनली ग्लोबल मॉडल रजिस्टर्ड हैं, जो ब्रांडेड कंपनी, आप उसको आने दें। GSMA से लिंक है, आपके लिए आसानी है, आप उसका नंबर डालें, IMEI नंबर वेबसाइट में, तो पता चल जाएगा कब इशू हुआ कब नहीं हुआ। आप उसको लें, और आपने जो ड्यूटी लगाई है वो सरासर गलत है। तो कबाहत कहाँ है? आप कहाँ पर अपनी बात सही तरह से पहुँचा नहीं सके? किस मरहले पर आप अपनी बात ठीक तरह पहुँचा नहीं सके, या फिर वहाँ से आपको लगता है कि होमवर्क नहीं था इसलिए हुआ ऐसा? वजह वो चाहते ये हैं कि जो बड़ी कंपनी है सिर्फ वो मोबाइल मंगाएं, आम आदमी ना मंगा सके। जैसे बड़ी ब्रांडेड कंपनी है सिर्फ वो मोबाइल मंगाएं। एक आदमी जिसके पास 50 लाख रुपए, वो क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकता? वो भी इंपोर्ट करने, आप सबको इजाजत दें ना कारोबार करने की। हमारे यहाँ 80% लोग यूज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और यही जो है सस्ता और मेयारी होता है। हम उससे कहते हैं आप भाई उसकी ड्यूटी लें, आप ड्यूटी का शॉर्टफॉल देखें। पहले जब PTA नहीं था तो तकरीबन आप समझ लें कोई 18 से 19 लाख मोबाइल इंपोर्ट होते, अब 6-7 लाख जो है मोबाइल जो है माना के इंपोर्ट होते हैं, तो कमी हुई ना उससे। यानी आपको ऐसा लगता है कि ये जो छोटा ताजिर है जो कम सरमाए से कारोबार का आगाज करता है या इस तरह से अपने कारोबार को लेकर चलता है, ये उसका कत्ल है? बिल्कुल माशी कत्ल है। आप कारोबार करने का सबको इजाजत दें, और जेन्युइन तरीके से। हम तो गवर्नमेंट को ड्यूटी नहीं, हम गवर्नमेंट से कोई चीज मांग नहीं रहे, सरकार को ड्यूटी देने जाते हैं, स्मगलिंग का खात्मा जाते हैं, जिससे जो है गवर्नमेंट को, हम तकरीबन आपको समझ सकते हैं कि साल भर में 50 अरब रेवेन्यू दे सकते हैं गवर्नमेंट को। क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट रेवेन्यू? चले हम देने को तैयार है ना। हमारे साथ बात उन तक पहुंचाई है? बिल्कुल पहुंचाई, उनसे बात भी की, लेकिन वो उनका ये कहना कि जो शराइत रखी है उन्होंने, वो शराइत नामुनासिब है, वो शराइत में नहीं आ सकते, मोबाइल में इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हम। आम आदमी जो है वो इंपोर्ट, उसमें जो COC है, NOC है, वो नहीं कर सकता। आप उसको आसान बनाएं। इलीगल मोबाइल इंपोर्ट का मामला तो नहीं है इसमें? नहीं, इलीगल इंपोर्ट होता था। मैं आपको बताऊं, अब जो उन्होंने एक DRBA सिस्टम लगाया है, उससे जो है मोबाइल बंद हो जाएंगे। आप एक 15,000 का सेट है, 8,000 रुपये उसकी ड्यूटी ले रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? 15,000 का सेट, गरीब आदमी का बच्चा अगर 15,000 का सेट लेना चाहे, उसको नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहे, तो आप क्यों रोकते हैं उसको? सही, आप उसको करने दें ना। हम तो ये कहते हैं कि जो जेन्युइन IMEI है, जो जेन्युइन चीज़ है, उसको इंपोर्ट करें और ड्यूटी लें उसकी। और पहले टैक्स कितना था, अब टैक्स कितना है? अब तो अगर 40% कह रहे हैं तो पहले कितना था? पहले टैक्स जो था, जब ड्यूटियां बढ़ाई थी उन्होंने, तो जो टैक्स था तकरीबन कोई 2 से 4-5 हज़ार रुपए था। अब फिर वो बढ़ता गया। परसेंटेज तकरीबन आप समझ लें कोई 20% जो था वो ड्यूटी डबल हो गया, डबल हो गई ड्यूटी, उन्होंने इजाफा किया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो 20 से 25 हज़ार तक का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी भी जो है बस 20 से 25 हज़ार, तो आप उसको जो है इजाज़त, हम तो कहते हैं कि जो आदमी गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, आप उसमें ड्यूटी कम करें। आप गवर्नमेंट ड्यूटी कम करेगी, रेवेन्यू में इजाफा होगा, स्मगलिंग का खात्मा होगा। अगर जहाँ आप ड्यूटी बढ़ाएंगे वहाँ स्मगलिंग बढ़ेगी। यानी पहले अगर कोई फोन 10,000 रुपए का था तो क्या वो 14,000 का मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 14,000 का मिलेगा, इसी तरह से। सही। और ये बता दीजिएगा कि हमने गुज़श्ता 10 साल में देखा कि तकरीबन 37 मिलियन यूजर्स बढ़े, बट स्टिल 50-55% आबादी अभी भी मोबाइल फ़ोन तो यूज़ नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही। अब अगर आपको लगता है कि ड्यूटी इतनी बढ़ रही है, तो पहले मुझे ये बता दें कि कितने टैक्सेस और हैं जो कि ताजरों से लिए जा रहे हैं, और दूसरा, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता इतना महंगा मोबाइल या इंपोर्टेड फ़ोन, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो लोकल इंडस्ट्री या लोकल जो भी, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इतनी, बट अगर कोई यहाँ की कंपनी दे रही है तो उसको प्रमोट करें, तो इसमें फिर गलती क्यों है? इसमें मसला क्या है? हम कहते हैं बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चर को भी आप इजाज़त दें काम करने की। हम कहते हैं सबको कारोबार करने की इजाज़त मिले ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको कारोबार। मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूटी अगर आप बढ़ाएंगे, ड्यूटी जहाँ बढ़ेगी वहाँ जो है स्मगलिंग बढ़ेगी, रिश्वत बढ़ेगी, और आप जो है सबको, आप जो है मुझे वजह है कि आप जो टैग अप्रूवल दिया ना, टाइप अप्रूवल, वो अलग 37 करोड़ की जो है यूज़र हैं। अभी आप मैसेज भेज रहे हैं उनको कि आपके मोबाइल बंद हो जाएंगे, हम बंद कर देंगे ड्यूटी। अगर आपने ये मोबाइल बंद किए तो करोड़ों लोग जो है आवाम रोडों पे होगी, जिसके मोबाइल बंद होगा वो क्या करेगा? आप लोग कब तक हैं रोड पर? हम तो अभी हमने 25 तारीख को एक 3 घंटे की स्ट्राइक भी की थी, और पूरा पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है। हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो हम एहतजाज भी करेंगे,
पार्लियामेंट हाउस भी जाएंगे, और हमारा ये कानूनी हक है। हम अपना कारोबार करना चाह रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना चाह रहे हैं। हमारी बात सुने गवर्नमेंट, और ड्यूटी तो कोई राब्ता नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि मुतालिबात की मंजूरी के लिए या कुछ मुज़ाकरात हो जाएं? मुज़ाकरात की बात हुई है, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं वो लोग, लेकिन हम वो जो वो कहते हैं हमारी शर्त पर मुज़ाकरात करो, हमारे से, और हमारे जो है हम अपने जायज़ मुतालबात पेश कर रहे हैं, हमारे जायज़ मुतालबात माने जाए ना, हम नाजायज़ तो नहीं कर रहे। मुज़ाकरात होंगे तो फिर ही मामला निपटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, आए बैठें, और जो गिव एंड टेक होता है, कुछ आप दें कुछ हम दें। ऐसा ही है तो, अगर आप कब होंगे को मुज़ाकरात को ऐसा टाइम? अभी तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, अगर हो जाएंगे इंटरेस्ट बहरहाल जाहिर किया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। छोटे ताजर के नहीं, उसका इस्तेहसाल कीजिए नहीं, यही इनका मुतालबा है, इसी को लेकर ये आगे चल रहे हैं। देखते हैं हुकूमत इस सब पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और हमने मजीद टॉपिक शामिल करें, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। तूफानी रफ्तार, कमाल के शाहसवार, खानेवाल में नेज़ाबाजी का मेला सज चुका है। 500 से ज़ायद घुड़सवार नेज़ाबाजी का सुल्तान बनने के लिए तुलंबा में किस्मत आजमा रहे हैं। 1000 फीट लंबे ट्रैक पर घुड़सवार इन एक्शन है। सुल्तान बहादुर अजीज समेत इंटरनेशनल घुड़सवारों समेत मजमूई तौर पर 200 क्लब इस इवेंट में शरीक हैं, और यही नहीं, इवेंट में पहली बार 2 मिनट में 100 घोड़े 50 से जायद किले उखाड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। चलते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट की जानिब। शुएब जट, पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है, मोराल कितना हाई है? ऐसा ही है, नया दिन है, नया आज़म है, लेकिन मकसद जो है वो एक ही है, और वो है पाकिस्तान का नाम रोशन करना। ये खूबसूरत घोड़े जो हैं वो इन पे मुजोर घोड़े हैं, इन पे जो है वो घुड़सवार बैठ रहे थे, और 6 फीट का ये नेज़ा है। आसान नहीं है इसको जो है वो मैनेज करना, इस घोड़े पे बैठ के जो तूफानी रफ्तार से भागता है, और इस तरीके से ला के उसको, और फिर जो है मैं बताता चलूं कि इसको, जिसको पैगिंग कहते हैं और लोकल जुबान में इसको किला कहते हैं, इस 6 फीट के नेज़े के साथ इसको हिट करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान के जो जानिसार हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो ऐसे जो है वो मुकाबलों से जाके टकराते हैं, जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद टकराएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के जो घुड़सवार हैं वैसे घुड़सवार पूरी दुनिया के पास नहीं है। तो जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, सुल्तानिया एवानिया क्लब, उनके पैटर्न जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुल्तान मोहम्मद अली, जो खुद रेसिंग के भी चैंपियन हैं। उनसे पूछते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनाने जा रहे हैं, 2 मिनट आपको आवाज ही आ रही होगी, गुस्सा भी आ जाता है इनको, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं जब इन पे घुड़सवार होते हैं। तो 2 मिनट में तकरीबन 100 से जायद जो है वो घुड़सवार 6 फीट के नेज़े उठाए होंगे, और 2 इंच का जो टैग होता है जिसको किला कहते हैं उसको हिट करेंगे। तो पूछते हैं कि क्या ये आसान होगा? यकीन है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह अगर आपका अज़्म और जज्बा बुलंद है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, और ये हम एक कॉज के लिए कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जो बेस्ट इमेज है, वो पूरी दुनिया को हम दिखा सकें। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा कि 2 मिनट के अंदर 100 राइडर्स 50 किले उखाड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इसमें बताने में बड़ा आसान है लेकिन लग बड़ा मुश्किल रहा है। हम ये खेल फॉलो भी कर रहे हैं अब आगे कि 6 फीट का नेज़ा और फिर हवा से बातें करता घोड़ा, मुमकिन है? मतलब हम उम्मीद रखें या कोई डावाडोल हो सकता है? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है, और मैं आपसे भी और पूरी कौम से ये दुआओं की अपील करूँगा कि हम अपने मुल्क के फ्लैग के लिए, अपने मुल्क के लिए ये कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप दुआ करें कि हम इस अटेम्प्ट में कामयाब हों और हम आलमी रिकॉर्ड जो है रजिस्टर्ड करवा सकें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये बताइएगा कि इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए 100 से ज़्यादा राइडर्स भी एक्शन में होंगे, तो लीड कौन कर रहा है? मतलब कुछ जो लीड कर रहे हैं तजर्बेकार हैं या बस दुआओं पे ही काम चलेगा? दुआओं की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल यकीनन ये तजर्बेकार हैं। सुल्तान बहादुर अजीज़ और सुल्तान सफदर अली, ये दोनों इसको लीड कर रहे हैं, और ये दोनों पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल राइडर हैं। मेरे साथ ही मौजूद हैं सुल्तान बहादुर अजीज़ और सुल्तान सफदर अली, इंशाल्लाह ये इसको कल लीड करें। तो इनसे भी बात करते हैं। बहादुर अजीज़ साहब, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड
का जो है वो अज़म है और वर्ल्ड रिकॉर्ड मिशन है, क्या ये मिशन मुकम्मल हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे कि हम जो पाकिस्तान का फ्लैग है उसको सर बुलंद कर सकें, और जो हमारी फील्ड है इक्वेस्ट्रियन फील्ड घोड़ों के हवाले से, हम उसमें कुछ ऐसा कर सकें कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इंशाल्लाह हमारी रिहर्सल्स भी इस हवाले से हुई हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से हम अटेम्प्ट करें। आप तो इंटरनेशनल निज़ाबाज हैं, ये 100 के 100 जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मुल्क की जो है इमेज का मामला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कोई आसान हदफ नहीं होता। जी बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो बड़ा चैलेंजिंग भी है और टफ चैलेंज है, लेकिन स्पोर्ट्स फिर है भी इसी चीज़ का नाम कि आप इस जो मुश्किलात हैं इसको फेस करें और अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश होगी कि ये कामयाब हो, ये रिकॉर्ड बने पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह। सर साहब 6 फीट आपका कद और इतना ही बड़ा नेज़ा होता है, और 2.5 इंच का जो है वो 2 इंच और 2.5 इंच का बैग जो है आसान नहीं होता। कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम करना है? जी इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोशिश भरपूर करेंगे। आवाम जो है वो भी मैं दिखाऊं आपको, अभी से यहाँ मौजूद है। ये सिर्फ मैं एक छोटी जगह पे खड़ा हूँ तो आपको नजर आ रहा है, वरना ये 1000 फीट का लंबा ट्रैक बनाया गया है, और इस ट्रैक पर जब 100 से जायद घोड़े जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो है रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, और फिर जब कौमी तराने बज रहे होंगे और सबका जज्बा ये होगा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल होगा। घोड़े जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, सर्कल में घूम रहे हैं, वार्म अप किया जा रहा है घोड़ों को, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है, थोड़ी देर बाद जो है वो एक्शन जो है शुरू होगा, जिसको दुनिया देखेगी। यहाँ पर घोड़े जो घोड़े हैं हमारे, ये दौड़ेंगे, निशाने लगाएंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो तालियां बजाएगी, बजानी भी पड़ेंगी, क्योंकि टेंट पेगिंग का ये पहला आलमी रिकॉर्ड है जिसको पाकिस्तान बनाने जा रहा है। भाई वाह, क्या जबरदस्त इवेंट है। लेकिन शोएब आपने ये अच्छा नहीं किया, जब इससे पहले मैंने देखा था ना तो ये बाकायदा जट बने हुए थे, आज शोएब जट बिल्कुल जट नहीं बने हुए थे। मैं शिकवा करूंगी इनसे मिलकर, लेकिन अब जरा हम आगे बढ़ेंगे। ये एक मामला ऐसा है जो हम आपके साथ अब शेयर करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मैं अगली खबर के ऊपर जा सकूं, लेकिन आपने मुझसे कमेंट ही नहीं लिया इस पर घुड़सवारी पर। मैं नाराज हूं। सुबह से ये लोग मुझसे सॉरी करवा रहे हैं। अच्छा भाई क्या हुआ? नहीं, मैं तो ये आपसे पूछ रहा था कि वो इतनी मजे की पग उन्होंने कल पहनी थी, और देखें सब जो घुड़सवार ने वो पग पहनी है बड़ी खूबसूरत भी लगती है। और किरण, हम तो ये जिक्र करते हैं कि वाइट कलर का यूनिफॉर्म हो, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए तो सही, वाइट कलर की शलवार कमीज कलफ लगी हो, वाइट पगड़ी हो, इसे मेंटेन करना भी तो मुश्किल है कि जब आपने जाना है, जब घोड़ा दौड़ेगा और मिट्टी उड़ेगी, तो फिर जब घोड़ा हवा से बातें करेगा तो मिट्टी तो बहुत उड़ती है, और उसके बाद मेंटेन कैसे रखते हैं अपना इस ड्रेस को? ये लाल मिट्टी है। और वैसे मैं ये भी सोच रहा था किरण, ये ट्रैक फिट में क्यों बताया उन्होंने, मीटर में क्यों नहीं बताया? ये अब इतना अच्छा हिसाब नहीं है मेरा। वरना मैं जरूर मदद करती आपकी। लेकिन जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ना किरण, आप मुझे पता सारा हिसाब अच्छा होगा, मुझे डिटेल से बताएंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह से कायम हुआ है और किसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। मोहम्मद शोएब, मैं ना फिर ये करूंगी कि मैं शोएब जट के पास चली जाऊंगी, मैं उनसे कहूंगी शोएब जट हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए। एक शोएब ही मसला आपका हल करेगा ना, वो चाहे मोहम्मद शोएब है चाहे शोएब जट है। मैंने तो पहले ही कहा था डॉक्टर शोएब है। और सबसे खूबसूरत बात किरण, पाकिस्तान का झंडा। एक तो वैसे भी ना जब पंजाब की बात होती है, क्योंकि वैसे तो हमारा पूरा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी की तरफ गामजन है, बट पंजाब ज़्यादा ग्रीन है, उस पर सब हिलाली परचम लहरा रहा है, तो क्या खूबसूरत ये नज़ारा। ऊपर से ये शॉट बड़ा अच्छा लिया गया है। एनीवेज आप, मेरा ख्याल है कि हमें बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि हम तो वेट करें, शायद वो मुकाबला शुरू हो जाएगा और हम उस पर दोबारा जाएंगे। बट एनीवेज अब मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप उस टॉपिक पर बढ़ जाएं जिसकी तरफ आप जाना चाह रही थी। भाई हम आज जो है ना, लोगों के मिजाज में तब्दीली आती है, अफकार में तब्दीली आती है, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आती है। ये सब हम सब ये वाली बात दिल से जानते हैं और मानते हैं कि इस्लाम सिर्फ मज़हब नहीं, आपका लाइफ स्टाइल है। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, बिल्कुल वैसे ही कर लें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अलमास बॉबी ने कुछ ऐसा ही किया है। मैं चाहती हूँ कि हम ये फुटेज देखें और फिर वो हमारे साथ हैं तो उन्हीं से बात करें। जी माशाल्लाह से इस 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो गई हैं, और मस्जिद में जाके अभी भी जब माशाल्लाह नमाज पढ़ के वापस आई है, और हम सब बहुत खुश हैं
कि ये माशाल्लाह आगे भी अल्लाह का नाम लेती थी, मगर अब हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे और भी काफी ख्वाजा सरा हैं कि वो दीन की तरफ ज्यादा सबकी तवज्जो हो रही है। अलमास बॉबी जी, इल्मास बॉबी हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, इंस्पिरेशन क्या थी, किसने साथ दिया, किसने मोटिवेट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि 20 साल मुझे शोबिज़ के साथ हो गए, टीवी, फिल्म, ड्रामा सब। आज आपके प्रोग्राम को पहला ये क्रेडिट है कि मैं विदाउट मेकअप हम बैठे हुए हैं आपके सामने। तो दूसरा सवाल आप, हेलो जी आप आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो अलमास, आवाज़ आ रही है, आप बात करें। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया कि आप दीन की तरफ कैसे राग़िब हुए। तो दीन तो हमारे अंदर होता ही है, उठते हुए हम कहते बिस्मिल्लाह, पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह, लेकिन रेगुलर कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी पढ़ लेनी, दिल दुखना तो पढ़ लेनी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 3 साल पहले जवाद वसीम साहब हैं, स्टेज के ड्रामा आर्टिस्ट हैं, टीवी पे आते हैं, वो हमारे घर आए और कहते हैं कि आओ हज पे चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं। अच्छा, फिर पिछले साल उन्होंने मुझे कॉल की कि चलो हज पे चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, टाल मटोल मैंने कर दिया। 5-6 महीने से मुझे ना कुछ बेकरारी सी थी, टेंशन सी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था कि मुझे बेकरारी काहे की है, मुझे चैन क्यों नहीं है, करार क्यों नहीं है अंदर, लेकिन समझ भी नहीं आ रही थी। खैर इसी दौरान कोई 15-20 दिन पहले जवाद वसीम साहब का फोन आया, भाई चलो हज पे चलें। तो मैंने उन्हें कहा कल बताएंगे आपको। दूसरे दिन मैंने, मेरी एक और शागिर्द हैं लाडो, उससे 3 उम्रे किए हैं, तो मैंने उससे मशवरा किया, कहते चलो हज पे चलते हैं। उन्होंने कहा जी हम भी 2 तैयार हैं। हम भी तैयार हो गए, 3 लोग हम तैयार हो गए, हम हज के लिए 8वें महीने हज पे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा हज से आके मैंने अपने गेटअप चेंज करना है, अपना मेकअप, ज्वेलरी, नेल्स सारे काटने हैं, 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा करनी है, ये कपड़े पहन लेने हैं, बाल कटवा देने आके हज से। लेकिन ये यका सो के उठे हैं एक दिन हम, तो बस 10 मिनट शीशे में, आईने में मेरी लड़ाई हुई है कि ये ज्वेलरी कैसे उतारूं, डायमंड्स के ये कैसे उतारूं, नेल्स इतने खूबसूरत है कैसे करूं, बाल इतने लंबे खूबसूरत है कैसे काटूं। फिर एकदम मैंने कहा नहीं, आके नहीं, अभी आज से ही। उसी को मैंने नेल्स काटे, बाल जाके कटवाए, नहा के कपड़े बदल के सीधे मस्जिद में। मस्जिद भी लोग मुझे देखने लग गए कि ये क्या। आप अल्लाह पे यकीन जानिएगा जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो मेरी सांसों का मालिक, आपकी भी सांसों का मालिक है। नमाज पढ़ने के बाद आके मुझे यूं लग रहा था जैसे हवा में मैं, और वो जो टेंशन थी ना मेरी, वो सारा खत्म हो गया। अब अल्लाह पाक का ऐसा मुझ पे, गुनाहगार पे, ना शुक्र बंदे पे करम हुआ है कि अब मेरे कान यूं अजान पे होते हैं कि अजान तो नहीं हो रही। 5 वक्त नमाज जिस दिन के मैंने शुरू किया, 11वां दिन है, मैंने एक नमाज नहीं मिस की। और मुझे बेचैनी होती है कि इस वक्त अजान हो, मैं भाग के मस्जिद में जाऊं। तो ये मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे 100 मौलवी, 100 आलम भी आके समझाते कि नमाज पढ़ा करो, आप हज पे जाओ, नहीं असर होना था। ये कोई डायरेक्ट डायलिंग जज के साथ होगी है विदाउट एनी एडवोकेट। तो वो जो जज है ना ऊपर बैठा हो, जो सारी दुनिया को जज कर रहा है, ये उसका करम हुआ है। मैं कहूँ जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरे मौला का करम हुआ है मुझ पे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे ये करम कर दे, सबको हिदायत दे दे। और मेरे साथ ये देखे, मेरे 2 मुलाजिम मेरे घर में, इधर आ साकिब, ये साकिब ने मेरे साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दी है 5 वक्त की। मुन्ना सो रहे अंदर, 5 वक्त मुन्ने ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है अंदर। सही। और तो आपकी देखा देखी अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, और कितनी इन्होंने भी सारी फील्ड छोड़ के ये अपना फील्ड छोड़ी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और बहुत प्यारी बात आपने की, डायरेक्ट डायलिंग विद जज विदाउट एनी एडवोकेट। बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। जिस तरह आपने कहा कि 10-11 दिन हो गए कोई नमाज नहीं छोड़ी, अजान होती है तो फौरन बेचैनी होती है कि नमाज पढ़नी है। शुक्रिया। और किरण, कितनी खूबसूरत
इन्होंने एक गुफ्तगू की और कितना अच्छा मैसेज दिया। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। और उन्होंने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो ब्रेक ले लीजिए अब। अभी फौरन ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं हेडलाइंस और टॉप स्टोरीज जो अगले आवर की हैं उनके साथ। तो जनाब, नया दिन में एक बार फिर खुश आमदीद। अब जरा बात कर लेते हैं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जो बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना छूट गया है, हलक सूख गया है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इम्तिहान पास करना है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात बस अब चंद दिन की दूरी पर हैं। तालिब इल्मों पर तैयारी का प्रेशर है। दिन रात करीबन हर घर से बच्चों को सबक पढ़ने की, याद करने की तलकीन की जा रही है। ये माहौल है, ये सुनाई देता है। वालिदैन हो या तालिब इल्म किस कैफियत से गुजर रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन साथ ही एक और इशू भी है ना, एक और इशू भी है, क्योंकि इम्तिहानी सेंटर्स में तैयारियों से मुतालिक जो प्रेशर है उसकी बात भी हमने करनी है। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर होगी बात कि यकम अप्रैल को अप्रैल फूल ना हो जाए। पर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तैयारी तैयारी तैयारी, मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारी तालिब इल्मों पर पड़ी है भारी, क्योंकि सब पर है पर्चा याद करने का प्रेशर। इसी तैयारी का भूत है सिंध मैट्रिक बोर्ड पर भी सवार, जो इंतजामात ना होने के बाइस पर्चे मुलतवी कर चुके हैं। सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 मार्च से शुरू होना थे, लेकिन महकमा तालीम के मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस इम्तिहानात की तैयारी मुकम्मल ना हो सकी, जिस पर मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। अब पर्चे 1 अप्रैल से शुरू होंगे। इम्तिहानात मुलतवी होने से तालिब इल्मों को तैयारी के लिए मजीद वक्त तो मिल गया, लेकिन वालिदैन पर बच्चों को सबक याद करवाने का प्रेशर बढ़ गया है। मैट्रिक के इम्तिहानात में दाखिल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब। सईद साहब, बहुत शुक्रिया। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि पहले डिले हुआ था, 25 को होने थे, 1 अप्रैल को डेट दी गई क्योंकि एहतजाज था मुलाजमीन का, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कोई और एहतजाज हो रहा है, तो कहीं अप्रैल फूल ना हो जाए। हो रहे हैं पर्चे इंशाअल्लाह। अच्छा, पहले जो था वो यूनिक किस्म का एक एहतजाज था। चंद बोर्ड के मुलाजमीन थे, चंद बोर्ड में ज़्यादा था, जैसे हैदराबाद, सखर, लाड़काना। तो वहाँ ये था कि कोई एक अथॉरिटी बनने जा रही थी जिसमें बोर्डों को कंट्रोल किया जाता। तो मुलाजमीन को ये खौफ था कि इन फ्यूचर जो है वो उनके सर्विस स्ट्रक्चर पर उसका असर पड़ेगा, लेकिन वो तो होपफुली वो रिजॉल्व हो गया। वो इतना बड़ा इशू नहीं था। तो नया मंजन क्या है, मैं कहूँगा ये जो कल होने जा रहा है। नया वो इशू ये है कि डेफिनेटली तमाम बोर्ड्स जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि पेपर्स टीचर्स बनाते हैं, असेसमेंट टीचर करते हैं, इन्विजिलेटर टीचर होते हैं। तो इस दफ़ा यूनिक बात ये हुई है कि जो वो गस्ट्रा उनकी तंजीम है और हेड मास्टर्स हैं, उन सब ने अपने सर्विस स्ट्रक्चर की वजह से गवर्नमेंट से कुछ मुतालबात रखे थे, वो डेफिनेटली डिले हुए, प्रोलॉन्ग हुए, और सबको एक बेहतरीन मौका ये मिलता है कि अब इम्तहान हो रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट घुटने टेक देगी। तो कराची में हमारे पास एक 364 इम्तहानी सेंटर हैं, क्योंकि कराची में बच्चों की तादाद बाकी तमाम बोर्डों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 3,67,000 3,67,000 है। तो हमने उसमें से 200 सेंटर इस्टेब्लिश किए थे गवर्नमेंट के स्कूल के, और बाकी जो हैं वो प्राइवेट। जो जहाँ प्राइवेट हमने इस्टेब्लिश किए वहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने सारा सेटअप कर दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल को हम चूज़ करने का मकसद ये होता था कि उनकी बिल्डिंगें बड़ी होती थी। नो डाउट कि उनके पास फर्नीचर की कमी होती है, वो बोर्ड अपनी तरफ से उनको फर्नीचर दे देता है, पंखा नहीं चलता, पानी पीने के लिए आपको बाकायदा अपील करनी पड़ती है। वो तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हम दे देते हैं, सिवाय बिजली के। पानी डेफिनेटली वो बोर्ड प्रोवाइड करता है, उनको वो पैसे देता है, देने की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए। नहीं, वो अच्छा हो जाए। बोर्ड इतनी हद तक दे देता है। अब बात यह है कि उनकी बिल्डिंग्स नो डाउट अच्छी होती हैं और बच्चों को स्पेस अच्छा होना चाहिए, और लेकिन बैड लक ये है कि वो कल उनका कोई मुजाहरा है। होपफुली गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन टच है और वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि उनसे बातचीत हो जाएगी और वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमें प्राइवेट सेक्टर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन 167 सेंटर हैं, लेकिन आइंदा हम इंशाल्लाह इस बात पे भी गौर करेंगे कि तमाम के तमाम सेंटर प्राइवेट में ही बनाए जाएं, ताकि हम इससे
इस टेंशन से आज़ाद हो हर दफ़ा ऐसे ही होता है? डेफिनेटली लास्ट ईयर तो नहीं था, लेकिन इस दफ़ा है तो नेक्स्ट ईयर मामला को देखते हुए आप फैसला करें कि अगले साल प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर लें। और दूसरे ये कि एक कमरा इम्तिहान का, इम्तिहानी मरकज़ का एक माहौल होता है, तो आप उसको भी मद्देनजर रखते हुए ऐसा कर रहे हैं? डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ तमाम स्कूल हैं ना प्राइवेट, तो अक्सर स्कूलों के अंदर जनरेटर मौजूद होते हैं, तो अगर लाइट जाना तो एक मामूल की बात है। अब इसको डिस्कस करना भी बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि हमारा जहाँ हम रह रहे हैं ये ग्राउंड, आप इस बात से ठीक है, देखिए ग्राउंड रियलिटी है कि लाइट जाती है, वो पसीना गिरने से अगर गिर जाएगी तो फिर अच्छा के इलेक्ट्रिक को लेटर लिख के थक जाते हैं। अभी हमने 2 लेटर लिख चुके हैं कि खुदा के वास्ते 9:30 और 12:30 2:30 और 5:30 दर न कि इसके अलावा आप रीशेड्यूल कर लें। सही। तो इवन देन उनके अपने मसले हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पहली से अप्रैल फूल नहीं होगी इंशाल्लाह, होपफुली। लेकिन जी अप्रैल फूल की बात हो रही है ना, जी बात शुरू आप कर रहे थे, मैंने ना जुमला उछल लिया आपका। बड़े ना आसानी से ना इन्विजिलेटर को फूल बनाया जा रहा होता है स्टूडेंट्स की तरफ से। बूटी माफिया की बात कर रही हूँ मैं, चीटिंग की बात कर रही हूँ मैं, टेलीपैथी। यस। तो अब बताइए कि इस मसले पर काबू पाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए, बात यह है कि लफ्ज़ नकल ज़बान ज़देआम हो गई है ना। अच्छा, हालांकि अगर आप ये देखेंगे एंजाइटी की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कराची में, इंटीरियर सिंध से बहुत सारे लोग कराची अपने बच्चों को, फैमिलियाँ शिफ्ट होती हैं इसलिए कि कराची का बहरहाल स्कूलिंग सिस्टम, बहुत सारे अच्छे स्कूलिंग सिस्टम हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारे पास DHA के जितने स्कूल हैं, हमारे पास सदर टाउन के जितने बड़े बड़े पैट्रिक और इस टाइप के जितने स्कूल हैं, गुलशन के जितने स्कूल हैं, नाज़माबाद के जितने स्कूल हैं, हमें वहाँ चीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई माइनर सा, बल्कि बाज़ जगह तो स्नैप चेकिंग कर लें, कुछ भी कर लें, एवरीबॉडी इज़ डूइंग हिज जॉब ना। सही। चंद लो कास्ट एरियाज़ हैं जैसे बल्दिया है, औरंगी है, लांडी है, जहाँ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं घरों का, अच्छा पुअर स्ट्रक्चर इस तरह है। अभी मतलब नकल के उसको भी देखें, रूट कास्ट को ना, मैंने बड़ा डिटेल स्टडी की वहाँ। बहुत सारे स्कूलों को जाके, बहुत सारे स्कूलों का फ़ीस स्ट्रक्चर 500 से 1000 रुपये के दरम्यान है, 9th मैट्रिक का। सही। अब ये अच्छा, और छोटी छोटी जगहों पे स्कूल खुल गए हैं। अब डेफिनेटली जो फ़ीस ही 500-700 रुपये ले रहा है, तो वो फैकल्टी जो है वो अच्छी अपॉइंट नहीं करता। जब फैकल्टी अच्छी अपॉइंट नहीं होती तो स्टूडेंट तैयार नहीं होता, तो डेफिनेटली बाहुकंट को वो कुछ आता है, कुछ नकल वकल। अच्छा, जहाँ भी ये अच्छे स्कूलिंग सिस्टम है, जहाँ बार बार प्रिपरेशन करा रहे हैं, उन्होंने फैकल्टी अच्छी है, डेफिनेटली वो उन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा अपने स्कूलों के अंदर वो प्रीलियम पेपर ले लिए, तो डेफिनेटली उनके बच्चे दे आर वेरी प्रिपेयर। बट फिर भी अगर कोई अच्छा स्कूल भी है और अगर वहाँ से भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है कि पर्चा 1 मिनट बाद ही बाहर पहुंच गया था और व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, जवाबात आ रहे हैं। अच्छा देखिए, बात यह है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, हम व्हाट्सएप पे काबू नहीं पा सकते। सही, सीधी बात ये है। फोन की चेकिंग तो इतनी डेफिनेटली देखिए, बात ये है कि आप टीचर को, पुलिसमैन, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज ना। तो वो जो स्कूल टीचर होता है वो बेचारा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देखा जा सकता है ना कि कहीं ये अंदर ही के लोग तो नहीं मिले हुए, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती चीटिंग। जी, इतनी आसान नहीं होती चीटिंग। डेफिनेटली अगर इन्विजिलेटर चाहे तो चीटिंग नहीं हो सकती, नो डाउट। वो ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी, वो 20-25 बच्चों के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास विजिलेंस टीमें वगैरह होती हैं और पिछली दफ़ा भी थी, इस साल हमने और मजीद उसमें इजाफा किया। आपने कहा इन्विजिलेटर का एक अहम रोल है। इन्विजिलेटर तो बहरहाल बोर्ड अपॉइंट करता है? नहीं, बोर्ड अपॉइंट नहीं करता। बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, बोर्ड सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करता है। तो वो जिस स्कूल के अंदर इम्तहानात होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इन्विजिलेटर, वो अरेंज करते हैं। अब ज़ाहिर है 364 सेंटर हैं, अगर हर सेंटर पे 10 इन्विजिलेटर हैं तो 3-3.5 हज़ार लोगों को बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, ये वही करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जब नकल पे बात करें तो उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो बहरहाल सारा साल पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो ऑल द टाइम बिज़ी होते हैं अपने बच्चों के साथ। और हमें अपनी सोसाइटी को इस तरह डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि लुट गए, मर गए, तबाह हो गए, कुछ भी नहीं है। यही अभी आपने देखा कि ये जो रिसेंट इंडियन के साथ मामलात थे, तो ये कराची एक उस्मान पब्लिक स्कूल का लड़का था, ये जो पायलट था, वो फिर बाद में 6-7 स्कूल का बन गया था। इतना सोशल मीडिया पे डिस्कस हो गया था, हर किसी का हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। अच्छा देखिए, फिर भी ओन कर लिया। अच्छा, डेफिनेटली कराची का था,
तो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, FCPS भी लोग कर रहे हैं, MCPS भी कर रहे हैं। इसी सिस्टम से निकल के लोग आर्मी में भी जा रहे हैं। और ये जितने जर्नल तक जा रहे हैं, ये जो जज जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? सारे बाहर मुल्क से तो नहीं आ रहे, ये आपके सिस्टम से जा रहे हैं ना। तो हम जब क्रिटिसाइज करना लगते हैं, खासतौर पे मतलब आप जैसे लोग बेटरमेंट होता है, नॉट बेटरमेंट ना, ये आप लोग कंपटीशन के लिए करते हैं। नहीं सर, बूटी माफिया अगर है कहीं से ऐसे कोई मामला तो रिपोर्ट है, उस पर बात तो करेंगे, बिल्कुल करने चाहिए। तो हम तो उसके लिए अनफेयर मीन्स कमेटी बनी हुई है। हम ना सज़ा जुर्म से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम उन्हीं बच्चों को सज़ा दें जिन्होंने नकल की है। हम पूरे सिस्टम को जो है सज़ा दी है वैसे लास्ट ईयर डेफिनेटली। बाज़ बच्चों को हम पूरे 1 साल के लिए जो ना डिबार कर देते हैं। सर बच्चे, सुपरिटेंडेंट भी तो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिसने अपॉइंट किया वो इन्विजिलेटर, डेफिनेटली। वो माफिया ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, माफिया इसीलिए कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं। अब डेफिनेटली देखें, बात ये है कि हमारे पास जो हमारे बोर्ड के मुलाजमीन है, जो जिनको हम असाइन करते हैं, वो तो हमारे अंडर में होते हैं, उनके खिलाफ तो हम हर किस्म का एक्शन लेते हैं। लिया एक्शन सर? डेफिनेटली। लेकिन बात ये कि जहाँ स्कूल होते हैं ना, जहाँ भी होते हैं, तो वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हों, हम उनके लिए रेकमेंड करते हैं सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को। मैं स्पेसिफिकली बोर्ड की बात करूं, अगर लास्ट ईयर के पर्चे उठा के देख लें मैट्रिक के, कोई मामला तो आपको रिपोर्ट हुएंगे जब आपको लगा कि यार अपना कोई बंदा भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो? डेफिनेटली ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट बोर्ड के अमले की नहीं थी, क्योंकि वो इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे आई के अंदर होता है कि वो इज़ डूइंग रॉन्ग ना। लेकिन डेफिनेटली जहाँ स्कूल सुपरिटेंडेंट्स के कोई प्रॉब्लम होते हैं तो हम कंसर्न लोगों को रिपोर्ट करते हैं। और हमने इस दफ़ा बहुत सारे सुपरिटेंडेंट को लास्ट ईयर के मुकाबले में डिबार कर दिया कि उन्होंने कोई स्लगिश लेथार्जिक थे और उन्होंने ठीक काम नहीं किया। तो डेफिनेटली हमने उनके डिपार्टमेंट को भी लिख दिया और उन्होंने भी अप्रोच की तो उनको मना कर दिया कि हम आपको ड्यूटी असाइन नहीं करते। अच्छा, अभी थोड़ी सी देर पहले ना, चंद लम्हों पहले आपने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल्स को ही असाइन कर देते हैं। ये अभी तक ऑप्शन है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और ये वो जो मुलाजमीन एहतजाज पर हैं, ये उनके लिए तो बहुत बुरी खबर होगी, नहीं? डेफिनेटली। देखिए, कोई रेमेडी चाहिए ना। मैं खुद एज ए चेयरमैन ही समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए टॉर्चर है कि 20 तारीख हमने रखी, फिर हमने 25 तारीख रखी, फिर हमने फर्स्ट रखी ना। तो डेफिनेटली जो बहुत अच्छा बच्चा होता है ना, वो पढ़ के भी थोड़ा सा वो थक जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शन पे गौर करना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से अच्छा और हम कंपेटेबल हों। और ये डेट शीट आने के बाद, डेट शीट छपने के बाद ये रद्द-बदल होना तारीख का, ये शायद पहली बार हुआ है? नहीं, ये होता है डेफिनेटली। डेट शीट, न्यू डेट शीट इशू हो जाती है। हर मामले के ऊपर ये कह रहे थे डेफिनेटली होता है डेफिनेटली। आप सारे मामलात को ऐसे ही लेके चलते हैं? तो क्या डेट शीट चेंज हो रही है तो सब बच्चों को कन्वे हो रही है ना। तो यानी 1 अप्रैल में डेट शीट भी शायद चेंज हो गया, फिर कन्वे हो जाएगी। लेट अस होप फॉर गुड। तो ऊपर नोट लिख दीजिएगा, फिर आप स्वेप की जो ये वाली लाइन है कि ये अप्रैल फूल था या नहीं था, फिर आप ये नोट ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। नहीं, बच्चे क्या करें सर, वो तो घर में दिन रात पढ़ रहे हैं, बल्कि माँ बाप कह रहे हैं कि थोड़ा कम पढ़ लो और सो जाओ, खा पी भी लो। वो तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। कुछ को तो माँ बाप कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ो, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कुछ होला हाथ भी रख लो, रेस्ट भी कर लो। लास्ट ईयर हमारे पास कोई 35,000 स्टूडेंट फेल थे फिजिक्स और मैथ में। तो सप्लीमेंट्री सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है फिजिक्स और मैथ्स में आ रहा है। फिजिक्स और मैथ में मतलब कराची के बच्चों में 2 एक्सट्रीम है, या तो वो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, या फिर बिल्कुल वो लोअर साइड। एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास, एक्सट्रीम्स हैं। तो आप एक्सट्रीम, तो आप, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप एक्सट्रीम पे किस तरफ जा रहे हैं? कितना विजिलेंट हो रहा है बोर्ड? कोई कैमरा इंस्टॉल करने, जिसने आपने कुछ इलाकों का जिक्र भी किया था। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के अंदर हमने 6-7 सेंटर्स को टेस्ट के तौर के ऊपर हमने वहाँ CCTV किए थे। अभी बहुत सारे जो स्कूल हैं उन्होंने अपने CCTV अरेंज किए हुए हैं, तो हम डेफिनेटली हम उनको अपने सिस्टम से अटैच करके इंशाल्लाह उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। अभी 1 माह पहले हमने पोर्टल बना लिया है उसका ऑनलाइन का। तो इस दफ़ा बहुत सारे स्कूलों ने, अगरचे उन्होंने मैनुअल फॉर्म सबमिट कर दिए थे, एग्जामिन फॉर्म, मगर उसके बावजूद उन्होंने एडमिट कार्ड अपने स्कूल से प्रिंट कर लिए। यानी वो उनको आने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब ऑनलाइन के ऊपर जा रहा है सेकेंडरी बोर्ड, और जो नेक्स्ट मंथ हम अनाउंस करेंगे 9th क्लास के इनरोलमेंट, तो हम कोशिश करेंगे सबको मोटिवेट करेंगे कि आप ना इसको जो ऑनलाइन ही अप्लाई करें ताकि करेक्शन का कोई प्रॉब्लम ना आए और लोगों को उनके स्कूल के अंदर ही। सही, इनरोलमेंट का आपने जिक्र किया, जिस तरह डेट शीट आई
टाइम इंक्रीज हुआ 20 से 25 पर यकम, और अगर खुदा ना खास्ता कि फिर डेट एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट्स पर भी असर पड़ेगा, फिर रिजल्ट्स में भी ताख़ीर होगी, उससे आगे आने वाला ईयर वो भी मुतासर होगा। मतलब डेफिनेटली ये एक साइकिल है, लेकिन हम अपने एंड पे ये कोशिश करेंगे कि उसको गैप को फिल करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती डेफिनेटली उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये बेहतर हो। अच्छा, कुछ तब्दीलियों का जिक्र आपने किया, मॉडिफिकेशंस का आपने जिक्र किया, आने वाले दिनों में ऐसी क्या चीदा तब्दीलियां हो सकती हैं, बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं जिसकी तरफ लोग आपको देखें कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया इन्होंने? देखिए, अभी भी हमने गुज़श्ता साल से पहले हमारे पास जो मार्कशीट और माइग्रेशन, कराची बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है और 1951 में ये मतलब इस्टेब्लिश हुआ है, और उस वक्त कराची में 1550 बच्चों ने इम्तहान दिया था 1951 में, और आज आपके पास जो है 3.5 लाख बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं कराची। तो डेफिनेटली तो अब बात ये है कि एक पहले मार्कशीट हम 1 हफ्ता लगता था मार्कशीट के लिए, जो भी अप्लाई करता था, अब हम 1 घंटे में मार्कशीट दे देते हैं। ओके। तो 95 और उसके बाद के सारे सिस्टम को हमने कंप्यूटराइज कर लिया, तो 1 घंटे में मार्कशीट, माइग्रेशन, इतना कुछ अच्छा हो रहा है। तो निसाब की तब्दीली के हवाले से कुछ काम हो जाता। हम तो कुछ मुल्क ऐसे जहाँ पे ओपन बुक टेस्ट भी होते हैं, उसके लिए भी उसमें भी तब्दीली है। जैसे क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर से तब्दीली आई है, और हमने वो रोट लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ गए और उन क्वेश्चनों को डिस्करेज किया है। अगर आप एग्जामिन करेंगे ना, तो जिसमें डिफाइन और नोट लिखिए, इसको जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको नोट लिखिए, जिसका मतलब है 5 सफ़ों का लिखिएगा। ये अब आप जितना टाइम आपके पास है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो बी कॉपी, सी कॉपी, बहुत सारी कॉपीज भरेंगे और वो कलरफुल रखेंगे। ये सारे ट्रेंड्स। बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारी कॉपी ना बिफोर लास्ट ईयर तक 18 पेज, जैसे पेज एक्सटेंड मैंने पेज 24 कर दिए, और उसको स्टिचिंग भी कर दिए कि कहीं कोई गपला वपला ना हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि हम मतलब अपनी बेहतरी की तरफ हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो बात ये है कि बेहतरी है, ये जाहिर है ये सरकारी किस्म के बोर्ड हैं। सरकारी किस्म से आपकी क्या मुराद है? प्लीज डिफाइन कीजिए ये जुमला। देखिए, गवर्नमेंट से हमें कोई ग्रांट नहीं मिलती, सही, नॉट ए सिंगल पेनी। ये बच्चों की जो फीसें इसी के साथ हम काम करते हैं। अगर आप इसको कैम्ब्रिज से कंपेयर करें तो कैम्ब्रिज में 13,500 रुपये पर पेपर की फ़ीस है। अगर 4 पेपर कोई बच्चा दे रहा है तो 50,000 रुपीज़ है। अच्छा, हमारे पास एक बच्चा 9th में आ रहा है, 1300 रुपये फ़ीस दे रहा है, उसको भी बाज़ लोग कहते हैं ज़्यादा हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैट्रिक तक तो तालीम वैसे भी फ्री होनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि फ्री तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की फ्री है ना, तो उसमें भी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर ठीक है, सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि निज़ाम तालीम इतना अच्छा नहीं है। देखिए, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह। और पेपर्स के हवाले से जो आपने कहा है, तो हमने लास्ट ईयर भी नए मॉडल पेपर कोई 7-8 साल बाद जारी किए थे। सही। उसमें फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जो है ना मूव किया है। और ग्रेजुअली 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छे हमारे पेपर मज़ीद बेहतर हो जाए। मोटिवेटेड आप मुझे दिखाई दिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी रिलैक्स, वेरी पॉजिटिव। लेकिन बच्चों को चाहिए मोटिवेशन, बिल्कुल चाहिए। और बच्चों को ही नहीं, उनके वालिदैन को भी चाहिए, क्योंकि इम्तिहान बच्चों पर दबाव होता है। और इसी सबसे निकले बच्चे कैसे? अब मैट्रिक के इम्तिहान आते हैं, फिर भी माँ बाप अकेले बहुत कुछ कर नहीं पा रहे होते। मोटिवेशनल स्पीकर जहांजेब हमको ज्वाइन कर चुके हैं, तो जहांजेब से ही बात कर लेते हैं। जहांजेब, इम्तिहानात करीब आए, बच्चों की रूटीन चेंज हो गई, मजीद प्रेशर्स बढ़ गए, अब बच्चे करें तो क्या करें, वालिदैन करें तो क्या करें? देखिए, जब एग्ज़ाम्स की रूटीन करीब आती है और बच्चे उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो दोनों को समझने की ज़रूरत है। और पहले वालिदैन को समझने की ज़रूरत है कि किस हद तक आपने प्रेशर देना है बच्चे को, क्योंकि एग्ज़ाम का ऑटोमेटिकली एक प्रेशर तो होता ही है, और बच्चा शदीद पीयर प्रेशर से गुज़र रहा होता है। उसके अंदर जब वालिदैन की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसको बच्चा टो कर रहा होता है, तो वो काफ़ी मामलात ख़राब हो जाते हैं उसके अंदर। उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ जाते हैं, और प्रॉब्लम ये हो रहा होता है इवेंचुअली बच्चे के साथ कि
कि बिफोर द पेपर द किड इज वेरी एंग्शियस एंड आफ्टर द पेपर किड टेंड्स टू बी इन डिप्रेशन। क्योंकि अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो डिप्रेस्ड रहता है और टिल द पेपर वो एंग्शियस रहता है। तो और उस सारे दौरान क्विकली अगर हम इस तरफ आ जाएं कि वो एंग्शियस ना रहे, वो डिप्रेस ना रहे, कुछ टिप्स तो दीजिए जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, कितने घंटे पढ़ें, रूटीन क्या हो, कुछ टिप्स अगर दे सकें आप। और बीच में खेलने के लिए ब्रेक है कि नहीं है? देखिए सब कुछ करने की ज़रूरत है, आपने थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, अपना टाइम बैलेंस करना है और टाइम से पहले अपने आप को मैनेज करना है। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द की, उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है और बच्चे को एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम भी दें, क्योंकि अगर वो एक मोनोटनी के अंदर रहेगा, थ्रू आउट एक काम करता रहेगा, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हर जगह आ जाता है। जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा कोई भी काम एक्सेसिवली कर रहे होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। इसका तरीका ये है कि बच्चे के साथ पहले टाइम स्पेंड किया जाए और थोड़ा सा उसको ये बताया जाए कि अपने आप को आपने काम किस तरह से रखना है, क्योंकि देर आर सिचुएशंस जहाँ पे पेपर आता है और वहाँ बच्चे को आता होता है सब कुछ, बट वो फॉर अ स्पर ऑफ अ मोमेंट ब्लैंक हो जाता है। वो ब्लैंक होने की वजह ये होती है कि आप अपनी जो नॉर्मल स्टेट होती है, क्योंकि आप एंग्शियस होते हैं तो आप अपनी नॉर्मलसी खो देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसको बहाल रखने के लिए बच्चे के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा विजुलाइज करना है अपने आप को, आपने पेपर से पहले प्राइमिंग करनी है। प्राइमिंग और विजुलाइजेशन इज़ द की। प्राइमिंग का मतलब ये है कि आप उस एम्बियंस से थोड़ा बहुत आशना हो जाए, एक दफ़ा सेंटर देखा है, थोड़ा सा आप इजी हो जाए ताकि वो जगह आपके लिए नई ना हो। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा विजुलाइज कर लें, क्योंकि आपने तैयारी तो की हुई है, थोड़ा सा काम हो जाए, उस मोमेंट के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो आप अगर उसमें काम रहना आपको आता होगा तो आप अगर एंग्शियस होंगे भी तो आप फौरन अपनी नॉर्मल स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। अगर ये बात नहीं करेंगे पेरेंट्स और टीचर्स इवन बच्चों के साथ, तो कभी इम्कानात इस बात के हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस हैम्पर होगी उस एंग्जाइटी की वजह से। एक जानजेब, हमने ये देखा है जब मैंने भी इम्तिहान दिए थे, दो तरह के स्टूडेंट्स हम देखते हैं। एक किरण वो जो कि बिल्कुल पेपर स्टार्ट होने पहले ये पढ़ने के अंदर जाने से पहले मैं ये भी पढ़ लूँ, और एक होता है वो रिलैक्स बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ रहा, पे आखिरी आधे घंटे में वो रिलैक्स बैठा है। दोनों का क्या नफ्सियात होती है और क्या करना चाहिए? देखिए तरीकाकार हर बच्चे का अपना होता है। सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि कौन किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर उस बच्चे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जहाँ पे वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इसी तरह से कर रहा है कि वो थोड़ी देर पहले पढ़ता है लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, तो वो रिजल्ट्स भी ले लेता है। देखें, पढ़ने का मकसद है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। दो तरह के रीडर्स होते हैं, एक एक्टिव रीडर होता है, एक पैसिव रीडर होता है। इसी तरह से करिकुलम डिस्कोर्स की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव और पैसिव स्टूडेंट्स भी होते हैं। अगर वो एक्टिव को भी काम रहने की जरूरत है, कूल रहने की जरूरत है। जी हाँ, पहले मरहले पर मैं यही बात कर रहा था कि अगर वो एक्टिव स्टूडेंट है तो वो थोड़े टाइम में ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकता है। और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के काम रहने की सब में इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स को काम रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का तो प्रेशर है, परफॉर्म करने का प्रेशर है। जब एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स डाल देते हैं ना बच्चे के ऊपर कि तुमने फलाने बच्चे से या फलाने साहब के बच्चे से बेहतर परफॉर्म करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ दे रहे थे। आप छोटी सी बात कर ले, 10 सेकंड है मेरे पास। कि बच्चों को कहेंगे सुबह नाश्ता जरूर करके जाया करें, खास तौर पे गर्ल्स। इससे पहले जब हमारे ग्लूकोज लेवल कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं बच्चे, तो इनका नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चों नाश्ता करना है, खुद को कूल काम रखना है, और इस सब के अलावा ये एक बार इम्तिहानात से पहले जाए, मम्मी पापा के साथ जा सके उनके साथ जाए, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ जाए, सेंटर जरूर देख कर आए, नए माहौल की घबराहट ताकि आपको ना हो। या कबूतर भेज दें, सेंटर देखा है। कबूतर ब्रेक के बाद बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। लाल
वेलकम बैक। पढ़ाई की बात की थी पहले, अब करते हैं फन और फनकार की बात, क्योंकि दोनों ही थिएटर के बगैर नामुकम्मल है। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से स्टेज की दुनिया कई सालों से जवाल पजीर है। गली मोहल्ले से शुरू होने वाली नौटंकी और इसको इतनी पजीराई मिली कि फिर बहुत जल्द थिएटर की शक्ल इख्तियार की। ये आप इसका ना बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये आप इसका सफ़र बता रहे हैं। हमारे यहाँ फनकार के साथ तो अभी तक अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टेज पर काम अच्छा ज़रूर देखने को मिल रहा है। आर्ट का ये शोबा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का ये शोबा, बड़े अच्छे अच्छे फनकार भी आते जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो तो अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं, हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो भाई आज वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जा रहा है और इसका मकसद क्या होता है भला? ड्रामे और म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में अपने ख्यालात, अपने नजरियात, अपने और अफकार, अपनी तबादला करना। Exactly. तो जरा वापस हमारे पे आ जाएं, क्योंकि हमने अब जिक्र करना है उसका जो हमने ब्रेक से पहले बात की थी, कबूतर, वो भी किसी और कलर का नहीं, लाल कबूतर। लाल कबूतर। तो भाई पिछले जितने भी कबूतर थे ना, कबूतर बा, कबूतर आ, कबूतर जा, 3 कबूतर, 8 कबूतर, 6 कबूतर, सब उड़ गए। और लाल के साथ जब ये कबूतर आया है तो छा गया है। भाई ये एक फिल्म है और इसमें अगर कहा जाए ना कि कोई रंग इन्होंने छोड़ा नहीं, होली की थाली इन्होंने सजा डाली, तो गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टार्स मौजूद हैं हमारे साथ। अहमद अली अकबर, विदाउट वार्स, यस। अहमद अली अकबर, वेलकम टू नया दिन। मनशा पाशा एंड कमाल, आप हैं डायरेक्टर इस मूवी के। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम तो जिक्र करते हैं ना, मूवी से पहले बात करते हैं प्रमोशन की, हम तो मूवी के बाद बात करें, बिकॉज बड़ी जबरदस्त उसकी ना सोशल मीडिया पर बात हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिटिक्स पसंद कर रहे हैं। सवाल एक तो कबूतर लाल क्यों था, और दूसरा इतनी बार हमें बीप 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 क्यों करनी पड़ी? कमाल, ऐसा क्यों? दोनों सवालों का जवाब दे। ये भी बता दे, ये लाल कौन है, कबूतर कौन है? ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा। टाइटल इज वेरी रिलेटेड। हमने कल मूवी नहीं देखी, आज हम वाकई मूवी देख रहे हैं। तो आपने भी आज ही मूवी देखनी है, नॉट जस्ट टुमारो, आज देखनी है। तो मैं तो वैसे तो बहुत सारे सवाल करना चाहती थी और आप तीनों से करना चाहती थी, लेकिन अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या पैदा होते के साथ ही ये काम शुरू कर दिया था आपने? ये फिल्म तब से बन रही है, बचपन से कर रहे हैं आप ये? लगता तो ऐसा है, क्योंकि इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो लगता है कि पूरी ज़िंदगी इसी सोच में चली गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौका मिला है। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि फ़िल्म बना सका मैं, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री अभी नहीं है, इट्स स्टिल न्यू। तो बना लिया, देखते हैं। बना लिया, और इतने अच्छे लोगों को एक जगह ले आना और उन लोगों का सिंक कर जाना एक दूसरे के साथ में ना। अच्छा, अभी भी इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ, मैं बता रही हूँ, मैंने किया हुआ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि थोड़ा सा चेंज है वहाँ। एक चेहरे के ऊपर जो आपके तासुरात हैं फिल्म में, मुश्किल तो हुई होगी, इन्होंने अच्छे से ब्रीफ कर दिया था। हाँ, आई थिंक कमाल और मेरी तो बातचीत चलती रहती थी कैरेक्टर के ऊपर, सेट पे भी उस पर काम चल रहा होता था। तो जब कमाल को कोई चीज़ नहीं चाहिए तो कमाल नोज हाउ टू मेक सर्टेन कि बस वो चीज़ नहीं होगी, नहीं मंशा ये नहीं करना है बस, तो फिर उसके बस आगे कोई बहस नहीं हो सकती। तो आपकी मंशा के अकॉर्डिंग होगा? नहीं, बिल्कुल भी मेरी मंशा के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी मंशा के अकॉर्डिंग हुआ है। या तो आपकी मंशा के अकॉर्डिंग हुआ है? नहीं, इन्हीं की मंशा के अकॉर्डिंग हुआ है। कमाल ने हमें बता दिया था और हमें पूरा कहा था कमाल करना है भाई। हाँ, मतलब सबको कमाल करना था। उन्होंने बता दिया था कि कहाँ कुछ नहीं चाहिए इन्हें, इनको विजन ठीक था। हमारा तो चले एक हद तक, उसके बाद क्लाउडी सा हो जा, उसको सही तराशा इसने, उसको प्रॉपर शक्ल इसने दी थी। हर पॉइंट पे हमें बताता था कि ये नहीं चाहिए, ये ज़्यादा हो रहा है या ये कम हो रहा है, या इसको एक दफ़ा दोबारा करते हैं क्योंकि मुझे ये चीज़, मतलब तुम कैरेक्टर से बाहर हो रहे हो। और कैरेक्टर की बात करता था कि कैरेक्टर ऐसा नहीं करेगा। मुझे लगता था मैं बड़ा जबरदस्त आइडिया देने जा रहा हूँ, जाके इसको देता था। हम दोनों के साथ भी होता है। कहता था नहीं। अच्छा, चलो सुन तो लेते थे ना, उसके बाद नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताऊं जो मैं करने जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो कैसा होगा, क्योंकि मैं कराची का लड़का प्ले कर रहा था और मैं पिंडी का हूँ। ये एग्जैक्टली मैं इस तरफ आना चाहता था कि आप रावलपिंडी से हैं और कराची के मसाइल को समझना और उस पे ढल जाना एक कैरेक्टर में, ये चैलेंजिंग है। 3 साल हो गए मुझे यहाँ आए, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। तो अब ये भी कहते हैं कि जो लोग कराची में 30-30 साल से रह रहे हैं, उनको भी बेचारों को पता नहीं है। तो वो चीज़, उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए था जो मुझे बताता रहे बार बार, और इससे अच्छा कोई नहीं था जो मुझे हर वक्त बताता रहा था कि ये ठीक जा रहे हो, तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो वो उसके लिए, लेकिन हमारा होमवर्क बहुत अच्छा था
हमने जो फिल्म से पहले होमवर्क किया, हम महीनों बातें करते रहे थे, ये बैक एंड फोर्थ। तुमने रिसर्च भी ठीक ठाक की? हाँ, रिसर्च भी की। ये मुझे कहता था जाओ। ये कैसे की, ये बताएं आप। मैंने जिस तरह काफ़ी लोगों के साथ उठा बैठा जो बिल्कुल मतलब आधी उनकी कुर्सियाँ सड़क पे हैं, आधी फुटपाथ पे हैं, और बैठ के चाय पी रहे हैं और एक दूसरे की टेकिंग कर रहे हैं। हाँ, बैठ के मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अच्छा इस तरह बात करते हैं। और कराची वाले बहुत तेज़ बोलते हैं, मतलब उनका जहन और ज़ुबान बिल्कुल साथ साथ चल रही होती है। हम बहुत फास्ट लाइफ है। मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ या ऐसा बोलता हूँ, तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ी थी। इवन दो मेरा कैरेक्टर वो तो आगे इवॉल्व हुआ था, लेकिन कि इतना तेज़ नहीं बोलता जितना यूजुअली कराची वाले बोलते हैं, लेकिन मुझे सब ट्राई करना था, मुझे सब कुछ करना था। उसके बाद इसने उसको काटा पीटा और उसको शक्ल दी। तो और फिर मैंने टैक्सी चलाई एक दिन, वो भी इन लोगों ने मुझे अरेंज करके दी। तो वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मुझे समझ आई कि जिस तरह टैक्सी वाला चला तो रहा है, वो दरमियान में क्या कर रहा है, वो जो सारा पूरा दिन जो बैठा हुआ है सोच रहा है क्या गुजर रहा है उसके जहन से। तो वो चीज़ कराची में टैक्सी वाले कम, रिक्शे वाले ज़्यादा हैं। यस और रिक्शे में तो मैं अभी भी सारा टाइम ट्रैवल करता हूँ, मतलब तो मुझे तो आइडिया है कि वो लोग किस तरह उनकी लाइफ होती है, मंडेन सी है, दरमियान में उनको कितना टाइम मिलता है जिसमें वो सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में। ट्राई कर लीजिएगा आप। क्या चिंची भी की हुई है, कॉलेज में चिंची में गया हूँ बहुत। अच्छा, ये कराची को लेकर फिल्म बनाना, कराची के माहौल बनाना, ये आपके लिए मुश्किल थी कि सहूलत? सहूलत क्योंकि मैं बड़ा यहाँ हूँ और मुझे हमेशा से कराची पे फिल्म बनानी थी, क्योंकि हमने मुंबई पे फिल्म्स देखी हैं, हमने न्यूयॉर्क पे फिल्म्स देखी हैं। तो आई फील लाइक कि कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी कहानियाँ हैं कि हमने सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। फिल्म्स आ चुकी है, नामालूम अफराद जैसे नबील ने बनाई थी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म्स बहुत सी आई हैं, लेकिन उसमें हमने देखा है कराची की वो साइड दिखाई है जो शायद रियल साइड नहीं है, लेकिन इस फिल्म में हमने ये देखा है कि बहुत से सीन्स ऐसे जो बड़ी रियल साइड है कराची की। मंशा, आपका कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या था और आप किस तरह से उस कैरेक्टर में ढली? मैं चाहूँगा अपना कैरेक्टर अगर बताएं तो। मेरे कैरेक्टर का नाम था आलिया मलिक, और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ पेश आती है जिसकी वजह से उसकी समझे ज़िंदगी बदल जाती है, सोच भी बदल जाती है, और पूरी कहानी में वो किसी तरीके से उसको एक मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और उसमें आप देखते हैं कि उसकी खुद इमोशनल जर्नी भी क्या है और क्या हो रहा है उसके साथ। उसके बीच में उसकी मुलाकात होती है इनके कैरेक्टर के साथ, बड़ी एक्सीडेंटली। हाँ, एक्सीडेंटली, और फिर दोनों की समझे किसी की मंशा के बगैर एक्सीडेंटली। और फिर दोनों की समझे मंजिल भी एक ही हो जाती है in many ways। ऑल राइट। और मैंने देखा है, मैंने आपके कई ड्रामास भी देखे हैं। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि आपको ड्रामे में जो आपने एक्टिंग की वो अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बट मुझे फिल्म की एक्टिंग आपकी ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा कंपोज लगी एज कम्पेयर जब मैंने बाकी फिल्म देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ड्रामाज हमारे बहुत अच्छे हैं, फिल्म थोड़ी सी पीछे, बट आपके कैरेक्टर में मैंने देखा कि नहीं, आपने उससे ऑपोजिट कर दिया, आपने बहुत अच्छा निभाया। बिल्कुल, थैंक यू, वेलकम ना। अच्छा, उसके पीछे वजह रिहर्सल्स है। बहुत फर्क है जो टेलीविजन और थिएटर और फिल्म सब में जो फर्क है वो रिहर्सल्स। और रिहर्सल्स सबसे बड़े एक्टर्स दुनिया के कहते हैं कि रिहर्सल से के बगैर नहीं कर सकते आप, और ये हमने देखा कितना फायदा हुआ उससे। अच्छा, इस बिल्कुल क्या मुझे ये बताएं, ऐसा कभी नहीं हुआ शॉट कैंसिल, बेबी का मूड आज ठीक नहीं है, काम नहीं करना, वो मैं तो लेट हो जाती हूँ, मुझे बातें सुनने को मिलती है कि अभी तक मेकअप में मंशा। नहीं ऐसा नहीं, दे बोथ मतलब कॉलीग्स हैं बिल्कुल, एंड आई मीन ही इज माय डायरेक्टर, बट इन मेनी वेज वी आर फ्रेंड्स। तो मैं चाहूंगी भी नहीं कि ये कभी मुझे इस तरीके से करें स्पॉइल, दैट्स जस्ट रॉन्ग। आई थिंक हमारा सेट का माहौल बड़ा इस सेट का माहौल ऐसा था, हम एक दूसरे से इंस्पायर हुए थे, हम दूसरे के फोकस को देख के और सिनर्जी देख के हमें मजाल है कि हम अपने काम में पीछे होते, सारे इतना आगे चल रहे थे हाथ पकड़ के एक दूसरे का। और ये चीज़ स्क्रीन पर नजर आई है। अभी तक जो हमने रिव्यूज भी देखे, जो हमने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया, लोगों को लगता है कि सारी की सारी ना ऐसा लगता है ये कहानी है और ये सचमुच में हो रही है, मोमेंट बाय मोमेंट। अच्छा, एडिटिंग गजब है, स्क्रीन पर जो कुछ अपीयर हो रहा है, जो कहानी आप दिखा रहे हैं और जो ये लोग बता रहे हैं, बड़ा साथ लेके चली ये चीज़ें। जो फ्रेमवर्क है, जो कैमरा वर्क है, वो बड़ा जानदार है। ये सारी चीज़ें पूरे पेपर वर्क के बाद हम तक पहुंची हैं। हमने काफ़ी प्री प्रोडक्शन में काफ़ी तैयारी की है। मो आज़मी डीओपी थे जो कि जिनने जलेबी, केक, O21 काफ़ी फिल्में शूट की हैं, और
जीते हैं वो अपने फील्ड में। हाँ, वो लॉजिस्टिक्स के भी और क्रिएटिविटी में भी, दोनों में बहुत अच्छे हैं। तो हम सबका बहुत फ़ायदा हुआ उनकी वजह से। He had a lot of input, even जब हम सेट पे होते थे और जो हमारी ब्लॉकिंग वगैरह होती थी, कभी कोई किसी चीज़ का शर्ट का कलर या मेकअप, मतलब छोटी छोटी डिटेल जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं एज पर उस वक्त क्या हो रहा है। हमारी रिहर्सल्स में भी वो थे, वो आते थे, देखते थे, अच्छा इस तरह कर रहे हैं आप, अच्छा ये पावर डायनामिक है सीन की, इसको मैं इस तरह शूट करूंगा, आप मुझे भूल जाएं कि कैमरा, कि हम कैमरे के लिए एक्ट नहीं कर रहे थे, कैमरा हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था, जो कि इतना लिबरेटिंग था, इतना हमारी परफॉर्मेंस में कहीं उस एक जगह आप लोगों का लुक बिल्कुल भी भागा हुआ नहीं लगा फिर भी। ऐसा नहीं होता था जैसे कि कभी ड्रामों में होता है ना, ये आपका मार्क है, आपको बस यहीं पे खड़े होकर लाइन बोलनी है, ये नहीं था कभी। अगर हो तो सिर्फ उस तरह की लिमिटेशन थी कि कैमरा क्रू के पास जगह नहीं है अगर पीछे जाने की, बस उसके अलावा हमें कहीं खुद एडजस्टमेंट की जरूरत वो वाला फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। ये 4 कदम के फासले पर हीरोइन और ये 5 कदम के फासले पर दूसरा कैरेक्टर, और वहाँ पर फ्रिज और यहाँ पर अलमारी। और आइटम सॉन्ग है एक, मैं कर रहा हूँ आइटम नहीं, ऐसा वो गाने हैं और बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं गाने। जबरदस्त। मंशा लिपसिंग कर रही है, लिपसिंग क्यों कर रही है? मैं तो चाहूँगा थोड़ा सुना दें 2 जुमले अगर। नहीं, मैंने बहुत देखा है। मुझे तो लगता है रैप निस्बतन आसान होता है। एक्चुअली हम ताहा मलिक ने म्यूज़िक किया है और मैं कहूँगा कि उन्होंने हमारे फिल्म के नाम में भी कंट्रीब्यूट किया है, इनफैक्ट उन्होंने रखा है, और बड़ा हमें फ़ायदा हो गया कि एक बंदे को हमने फिल्म दिखाई, उसको हमने कैरेक्टर समझाए, उसने सारी रिसर्च की, उसने लिरिक्स भी लिखने थे, उसने कैरेक्टर समझना था, उसने एंड में जो नाम चूज़ किया है वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि कौर ने एक 3rd पर्सन ने रिसर्च करके हमें एक नाम दिया जो बैठता था फिल्म पे। तो काम बच गया। ये भी करना पड़ता। मेरे लिए बहुत आसानी थी क्योंकि टीम इतनी तगड़ी थी, ताहा हो, मो, फैज हो, ये लोग हों, तो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। इन सब लोगों को लेके चलने का जो काम है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच। मैं बस इंजमाम की तरह ना सिलेक्शन कमेटी। और प्रीमियर के बाद जब आप बाहर निकले, थोड़ा सा दिल धड़कता है ना, पता नहीं रिव्यूज कैसे होंगे, लोग क्या मैं तो अंदर बैठा, मैं बाहर बैठा हुआ था। ओके। हाँ, मैं प्रीमियर में नहीं गए अंदर, मेरी हालत हुई थी, मैं अंदर नहीं जा सका था क्योंकि मुझे तो सिर्फ नुक्से नजर आ रही थी ना, क्योंकि मैंने एडिट भी खुद की थी, तो एडिट के दौरान बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहे, आप आई थिंक लोगों ने कोई और फिल्म देखी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वो इतना मैं इन्वॉल्व हुआ था, तो अब मैं जाऊंगा। आई थिंक मैं अहमद से आज ही कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह इकट्ठे जा रहे हैं इस वीक अम्मी के साथ जाके देखूंगा। एक ट्रेंड है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फिल्म आने से पहले इसका जो पार्ट 2 था, जो इसका सीक्वल था, वो प्लान हो गया था, तो आपने इसको रिस्पांस को देखते हुए ये नहीं सोचा कि मैं भी ना ऐलान कर देता हूँ आ रही है दूसरी? नहीं, अभी पार्ट 2 नहीं, मैं अगली स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ, काफी सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन शूट खत्म हुई थी उसी दिन स्टार्ट कर दिया था अगली फिल्म पे काम। अगला काम स्टार्ट करें। मुझे बस काम का बहुत शौक है, और मतलब आई थिंक वे लकी कि हमें मजा आता है। अगला नाम कहीं हरा कबूतर तो नहीं होगा या वो कबूतर जो भारत में जाकर डरा देता है? सी है नाम अगली। बस यही कह सकता हूँ। और 1-2 जुमले और बता दें। नहीं, बस अभी नया प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। कमिंग बैक टू लाल कबूतर। क्या यही कास्ट होगी? अभी वही पेपर पे लव्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तो मंशा से जानना चाह रहा था कि प्रीमियर के बाद की फीलिंग्स क्या थी, रिस्पांस जब मिला आपको? वैसे जो मेरी इससे पहले वाली फिल्म थी उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट आई थिंक अहमद और मैंने बैठ के, क्योंकि हम प्रमोशंस भी साथ कर रहे थे, हमने इतनी दफ़ा बात की उस वक्त के बारे में। अहमद ने बताया कि उसको किस चीज़ की नर्वसनेस है, मैंने बताया, हमारी इतना अच्छी एक दोस्ती थी कि आई थिंक ऑन द डे आई वाज लाइक, ओ अहमद इज देयर इन लाहौर, तो आई वाज लाइक हाँ बस सब ठीक ही हो जाएगा। एंड देन जब तक हम कराची पहुंचे तब तक काफ़ी नर्व्स बेहतर हो गए थे, और इतने लोगों को देख के जो हमारी इंडस्ट्री से आए हुए थे फिल्म देखने के लिए सपोर्ट में, मुझे तो एक्चुअली खुशी हो रही थी। इट वाज वेरी डिफरेंट, पहली और दूसरी में बहुत बड़ा फर्क है। ये तो कर रहे हैं ना अगले एक सब्जेक्ट के ऊपर काम, एक और मूवी के ऊपर काम, अगले प्रोजेक्ट्स आपके क्या है? अभी एक मेरा ख़त्म हो रहा है दूसरे चैनल के लिए, और उसके बाद देखते हैं, अभी
अभी इतना सोचा नहीं है इसके बारे में, पहले ये काम खत्म कर ले। और आप धड़ाधड़ कितनी 1000 मूवीज करने जा रहे हैं। ड्रामास पर हिट चल रहा है। मैं तो एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ मैंने साइन नहीं किया, तो मैं चूज हूँ, मैं साल में एक मूवी करूंगा और एक ड्रामा। ज्यादा फोकस ड्रामास पे है ना? नहीं, जो भी जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, थिएटर भी हो जाए, कोई चीज़ भी हो जाए। इनफैक्ट सीखने के लिए भी मैं सोचा था जाऊँ कहीं कुछ पढ़ने, इसमें भी एक्टिंग में भी म्यूजिक, कोई भी चीज़। और साल के आखिर में अगर कोई अच्छा सा अवार्ड दे दे मूवी को, उसकी कास्ट को और आपको कुछ ऐसा ख्वाब देखा है? नहीं देखा? I think that he deserves it. हमने कोई मास्टरपीस बनाया कि ये कम से कम वहां तक तो पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ लेमैन, एज अ व्यूअर, शायद अगर बायस ना भी हूँ तो यस। लेकिन किसी स्टार को तमगा या सितारा मिलता है बड़ा, उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है। महविश हयात के हवाले से मैं कमेंट चाह रहा हूँ आपसे, बिकॉज यूर अ वुमन टू। उनको जब ऐलान हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा उन पर क्रिटिसिज्म किया गया है। हाउ डू यू सी दैट? उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया कि एटलीस्ट करेक्टर की बात तो ना करें। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आई थिंक दैट इट्स नॉट फेयर। उन्होंने जो भी है अपनी तरफ से एक मेहनत की है, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है, और जैसे कि उन्होंने कहा हर बंदे के ओपिनियंस तो होते हैं कि भैया आप देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन एक ऑब्वियसली एक कमेटी है जो बैठी हुई है जो ये चीज़ें डिसाइड करती है। आई डोंट थिंक हमारे वी शुड हैव एनी राइट टू से, एंड यू शुड कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है भाई, आपके इस लाल कबूतर के साथ वक्त भी पर लगाकर उड़ गया तो बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे। और हम लोग कब मिल रहे हैं? हम मिल रहे हैं आपसे कल दोबारा, लेकिन आज सबने देखनी है लाल कबूतर। अल्लाह हाफिज।